हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर कोई ऐसा, पहले तो ये मुझे बताओ, कोई ऐसा जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी? 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे ही मेरे को लाइव में भी बता दो कोई ऐसा बच्चा जिसने कल वाली क्लास अटेंड नहीं करी, आज वाली करी हो। एक लाइव में भी है। तो कल वाली क्लास में जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करी, पहले तो मैं बताऊं, कल हमने सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया था एज सच। कल हमारा सारी डिस्कशन किस पे गई थी? मैंने आपको टैक्सेशन का एक ओवरव्यू दिया था, और टैक्सेशन का ओवरव्यू देखने के बाद मैंने ये डिस्कस किया था इंडिया के अंदर किस किस प्रकार के टैक्सेस हैं। मेनली हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्कशन के बाद मैंने सिलेबस बताया था ब्रॉडली। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बता दूं हमारे सिलेबस के अंदर 60 मार्क्स का क्या है? इनकम टैक्स है, और 40 मार्क्स का क्या है? जीएसटी। पेपर पैटर्न वगैरह हमने डिस्कस किया था, वो जो भी हमारी आपकी क्लास मिस होगी आप उसको देख लेना, ताकि आपको पेपर पैटर्न पता लग जाए। आज हम अपना बेसिकली स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। कल वाली क्लास के अंदर हम इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं कर पाए थे, आज हमारा एक तरह से इनकम टैक्स स्टार्ट हो रहा है। इनकम टैक्स के अंदर मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि इनकम टैक्स जो हमारा है वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स का कभी भी बर्डन यानी कि इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया जा सकता। जिस पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा वही पर्सन उसका बर्डन बियर करेगा, वो किसी और पर्सन से चार्ज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, लेट्स से मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, अपनी क्लासेस के ऊपर जो मेरा सेल प्राइस ऑफ द कोचिंग क्लासेस है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो तो मैं चाहूं तो आप पर बर्डन पास कर सकता हूं, चाहूं तो आपको बर्डन पास नहीं कर सकता, बट इन एनी केस इनकम टैक्स का कभी भी बर्डन पास ऑन नहीं होगा। अब बिफोर वी स्टार्ट इनकम टैक्स, हमारा जो पहला चैप्टर है ना उसके ऊपर मैं काफी समय लगाता हूं। मान के चलो आज 1.2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग 7-8 क्लासेस हमारी चैप्टर 1 पे लग जाएंगी। कारण चैप्टर 1 के अंदर मैं आपको एक पूरा व्यू पॉइंट देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स चलता कैसे है, और आपको चैप्टर 1 के बेसिस पर ये जो स्टोरी बनेगी उसी के बेसिस पे पता लगेगा कि हमारे आगे के चैप्टर क्या हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में काफी समय लगेगा, मैं पहले ही बता दूं। ऑल्दो इसके अंदर कंटेंट 4 या 5 क्लासेस का है, बट मैं इसके अंदर 7-8 क्लासेस लेता हूं। रीजन बीइंग मैं इसी चैप्टर के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बाकी चैप्टर के भी करा दूंगा, ताकि बाद में जब जब किसी चैप्टर में जाएंगे हम रिवाइज करते चले जाएंगे कि देखो इसका मतलब हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था, चैप्टर 1 में ये पढ़ा था। ठीक है जी। सबसे पहले आज स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। अगर इनकम टैक्स लगता है तो इनकम टैक्स के सोर्सेज क्या हैं? व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स? सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? कल मैंने आपको बोला था टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या था? वो ऑब्लिगेशन, मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, ये ऑब्लिगेशन मेरे पे किसी ना किसी लॉ के अंदर लिखी हुई है। तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स की जो ऑब्लिगेशन है, उसको समझने के लिए एक इंसान को कहां कहां देखना पड़ता है, कौन कौन सी जगहों पर इनकम टैक्स के बारे में लिखा हुआ है, और वहीं से हमारी ये बुक के अंदर जो कंटेंट दे रखा है सारा वो निकल के आएगा। ठीक है। सबसे पहले आप इमेजिन कर सकते हो, क्या इनकम टैक्स के लिए कोई एक्ट होता होगा हमारे देश में? इनकम टैक्स के लिए एक्ट होता होगा, इनकम टैक्स एक्ट ही नाम है उसका, कोई अलग नाम नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट, ईयर याद रखना है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। मगर ध्यान दो, हमारे देश के अंदर कोई भी एक्ट पास करना है, कोई भी एक्ट हो, चाहे वो टैक्स का एक्ट हो, चाहे वो फार्मिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्ट हो, चाहे वो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट हो, चाहे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट हो, वो एक्ट पास करते समय एक्ट को पास करने की पावर कौन देता है? सारे एक्ट्स का अल्टीमेट सोर्स क्या है? कहां से पावर मिलती है किसी गवर्नमेंट को एक्ट पास करने की? कहां से आएगी? पार्लियामेंट तो पास करती है, मगर कोई एक्ट पार्लियामेंट पास करेगी या स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी, ये कहां डिफाइंड होता होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के अंदर कोई भी लॉ बनाना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बनाना है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड बनाना है, या किसी भी XYZ फील्ड से रिलेटेड बनाना है, तो उसका जो सारा फाउंडेशन आता है वो कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे आपको पता होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसके देश में, पूरी दुनिया में कहां पर है? इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लंबा क्यों बनाया गया? क्योंकि हम डिफाइन करना चाहते थे सरकार की पावर। हम क्योंकि ब्रिटिश राज से निकल के आए थे, हम चाहते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स के अंदर ब्रिटिशर्स जो भी चाहते थे, उन्होंने जमींदार अपॉइंट कर रखे थे, जमींदार को पूरी लिबर्टी दे रखी थी, हम चाहते थे वो सिस्टम खत्म हो जाए। अब जो भी चीज होएगी वो कहां पर लिखी होएगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, बाय चांस अगर कोई एक्ट पास हो जाए पार्लियामेंट द्वारा या किसी स्टेट द्वारा, और वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, यानी उस एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से कंफ्लिक्ट में है, तो उस एक्ट का क्या होगा बताओ?
उस एक्ट का क्या होगा, नल एंड वॉइड। ये वर्ड सुन रखा है आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, सिंस इंसेप्शन, सिंस डे वन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेकार होता है। सिमिलरली अगर कोई एक्ट पास हुआ है, चाहे वो टैक्सेशन एक्ट हो या कोई भी हो, पार्लियामेंट ने पास किया है, मेजॉरिटी के साथ पास किया है, प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं, लोकसभा राज्यसभा वो सारा प्रोसीजर किया है, मगर उसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, वो एक्ट ही क्या बन जाएगा, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड शायद आपने सुन रखा होगा लॉ में कहीं पर, अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ समथिंग। तो सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहला सोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स वो क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पावर दे रखी हुई कि इनकम टैक्स लगाने की, तभी इनकम टैक्स नाम का टैक्स हमारे देश के अंदर लग रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां देखें तो हमारे टैक्स से रिलेटेड जो जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने पढ़ने हैं। मैं अब आप सबको नोट्स मिल गए होंगे। आज मैंने आपको बता दिया था आपकी बुक आपको नेक्स्ट वीक तक मिलेगी, मैं उसे फुली अपडेट कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वीक जब तक आपको बुक नहीं मिलती, इस नोट से काम चल जाएगा हमारा। जो लाइव वाले बच्चे हैं उनको मैंने ग्रुप पे नोट्स दे दिए हैं। अगर आप अभी प्रिंट आउट निकाल सको तो वेल एंड गुड, प्रिंट आउट नहीं भी निकालो तो एटलीस्ट उसको एक दूसरी जगह ओपन करके रख लो, ताकि जब जब मैं रेफर कर रहा हूं तो आपको दिखते रहे। ठीक है, तो आ जाओ अपने नोट्स के अंदर। नोट्स में सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 2 के ऊपर। हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक दो लाइन पढ़ते हैं जो हमारे टैक्स के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहला आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल और सेक्शन में क्या फर्क होता है, एक्ट जब भी बनते हैं ना उसमें सेक्शन नंबर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन नंबर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल वैसे हैं जैसे किसी एक्ट के अंदर क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। आर्टिकल 265 है, देखो एक सिंपल सी लाइन बोलता है, मगर इस सिंपल सी लाइन में उसने काफी डीप चीज बोल दी। नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिंपल सी वन सेंटेंस का लाइन है, मगर इसने क्या बोल दिया, हमारे देश में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये लाइन क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि मैंने कहा पुराने जमाने में क्या होता था, ब्रिटिशर्स के अंडर वहां पर जमींदार जो होते थे उनको पावर दी जाती थी, वो अपने हिसाब से क्या ले सकते थे, लगान ले सकते थे। लगान मतलब टैक्स। वो मूवी देखी होगी ना आमिर खान की, वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, वो कह रहा है आमिर खान को मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलो, जीत गए तो लगान माफ कर दूंगा, हार गए तो डबल कर दूंगा। किसका राज चल रहा है, उसका राज चल रहा था। अच्छा आज ऐसा हो सकता है इंडिया के अंदर, नहीं हो सकता। कहां लिखा है ये चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में। हमने कहा कोई भी टैक्स कलेक्ट या लेवी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक वो इट इज नॉट बैक्ड बाय अ लॉ, तो तब तक ना तो आप किसी का पे टैक्स लगा सकते हो, ना ही किसी का टैक्स माफ कर सकते हो। यहां आज की डेट में मैं एग्जांपल लूं, वो लगान मूवी से इंस्पायर होके, लेट्स से आप यहीं इंडिया गेट आसपास ही है आपके अकेडमी के, इंडिया गेट पे एक दिन आप सुबह सुबह घूम रहे थे, सुबह सुबह आपको वहां पर एक इंसान घूमता दिखा, आपको लगा है इसकी शक्ल देखी दिखाई है, पास जाकर देखा आपने प्राइम मिनिस्टर है। तो आपने प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी आप यहां क्या कर रहे हो, वो कह रहे मैं तो यहीं रहता हूं, तुम आए हो तुम तो बाहर पढ़ने, मैं तो हमेशा से इंडिया गेट के आसपास ही होता है ना प्राइम मिनिस्टर का घर। तो उन्होंने कहा मैं तो यही रहता हूं, मैं रोज सवेरे यहीं सैर करने आता हूं। आपने कहा मोदी जी ऐसा करते हैं, रेस लगाते हैं, जो जीतेगा, अगर मैं जीत गया तो मेरा टैक्स माफ कर देना। क्या आज की डेट में ऐसा पॉसिबल है, नहीं। तो वो जो मूवीज के अंदर दिखाया जाता है वो पॉसिबल नहीं है, थैंक्स टू आर्टिकल नंबर 265। नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड बाय एनी पर्सन whosoever it is, by the president of India, by the prime minister of India, by the chief minister of any state, जो मर्जी पोजीशन पे बैठा है, except with the authority of law। तो लॉ बनाना जरूरी है। अगला सवाल आया कि ठीक है इनकम टैक्स हम बिना लॉ के तो कलेक्ट नहीं कर सकते, जीएसटी हम बिना लॉ के तो कलेक्ट नहीं कर सकते, ये लॉ कौन बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा हमारे देश में। व्हेन वी से द वर्ड सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन कौन सी तरह की होती है हमारे देश में, मुझे बताओ कौन कौन सी तरह की गवर्नमेंट्स है हमारे देश के अंदर, बताओ। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, कई बार यूनियन गवर्नमेंट बोल देते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है, स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया आपको पता है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, वर्ड सुना होगा ना। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, हमारे यहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रखी है, और क्योंकि इंडिया को हमने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, तो हर स्टेट अपनी क्या करती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट के लोग। आप एमएलए अपॉइंट करते हो, when you appoint MLAs you are appointing the state legislature, when you appoint the MPs you are appointing the Lok Sabha members। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। अच्छा एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, कौन सा, एक और कैटेगरी भी आती है, कौन सी आती है, म्युनिसिपैलिटी, जिसे म्युनिसिपैलिटी, कहीं पे पंचायत होती है, कहीं पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। थर्ड कैटेगरी होती है लोकल अथॉरिटी। अब सवाल ये आया, हमने आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिख दिया, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। द सवाल इज, द क्वेश्चन इज, लॉ बनाएगा कौन, कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी।
क्या इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, लोकल अथॉरिटी लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी? यह चीज भी कहां लिखनी पड़ेगी? कहां लिखनी पड़ेगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। आप एक्ट तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी, पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इनकी पावर्स डिफाइन कर रखी हैं। टू बी स्पेसिफिक, हमने इनकी पावर्स कहां डिफाइन कर रखी हैं? आर्टिकल नंबर 246 में। पहले आपको आर्टिकल कौन सा याद रखना है? आर्टिकल 265। ये सारे आर्टिकल ना जीएसटी में भी रिपीट होंगे, क्योंकि टैक्सेशन को लेकर जो आर्टिकल्स हैं वो लगभग सेम है। जीएसटी में कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हैं, इनकम टैक्स में ब्रॉडली आपको पढ़ना है। पहला आर्टिकल याद किया हमने 265, जिसने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोली, उसने बोला नो टैक्स कैन बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। दूसरे आर्टिकल 246 क्या कहेगा? वो कहेगा मैं मैटर्स बताऊंगा, कौन से मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, कौन से मैटर्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। अच्छा, अब आर्टिकल 246 एक एक करके मैटर्स गिनवाने लग जाता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बल्कि हो जाता है बड़ा। बल्कि मतलब आपका एक आर्टिकल ही लंबा चलता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये लिस्ट सेंटर की, ये लिस्ट स्टेट की। जब भी किसी एक्ट के अंदर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी सेक्शन या आर्टिकल को बहुत सारी चीजें बतानी होती है ना, टू अवॉइड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट बल्कि, वो क्या करते हैं? वो शेड्यूल्स बना देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, स्कूल टाइम में कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा या कुछ बनाया हो, अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बनाते हो ना 12th क्लास के अंदर, वैसे बचपन में साइंस प्रोजेक्ट बनाए होंगे। कभी कोई चीज फीचर्स गिनवाने होते थे या कुछ, आप क्या करते थे? प्रोजेक्ट में एनेक्स्चर लगा देते थे, यही करते थे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी किसी कंपनी के देखी हो, उसमें क्या लगे होते हैं? एनेक्स्चर, नोट्स टू अकाउंट्स। वो क्या होते हैं कि कोई पर्सन ऊपर से देखे दिख जाए, उसको डिटेल में देखना है तो वो जाके क्या कर ले? एनेक्स्चर में। सिमिलरली आर्टिकल 246 ने क्या किया? उसने 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी हेल्प ली। उसने कहा मैं जो 7th शेड्यूल में मैटर्स लिखे हैं उसके अंदर हमने 3 लिस्ट बना दी हैं। पहली लिस्ट है जिसका नाम होता है यूनियन लिस्ट, ये 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट है जिसका नाम क्या है? स्टेट लिस्ट। और तीसरी लिस्ट क्या होगी? बचपन में पढ़ी होगी, कंकरेंट लिस्ट। तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है पहले वो बताओ मुझे, जो बचपन में पढ़ा था। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे होंगे 7th शेड्यूल के अंदर, उस पर पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। 1 मिनट के लिए बोल देता हूं, बचपन में हमें क्या पढ़ाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी उसको रिफाइन करूंगा। बचपन में हमें ये क्या पढ़ाया जाता है? स्टेट लिस्ट में पावर किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। और कंकरेंट में किसकी है? सेंटर की भी और स्टेट की भी। अब ये जो बचपन में पढ़ाया जाता है 9th 10th क्लास सिविक्स की बुक में, वहां पर उस समय ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया जाता है इसके अंदर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जबकि असली में सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, पावर किसकी है? पार्लियामेंट की। सिमिलरली बचपन में ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए 9th 10th के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है सिविक्स की किताब में, स्टेट लिस्ट में पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, असली में स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, किसकी है? स्टेट लेजिस्लेचर। विच लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट? क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट है। पूछ रहा हूं तो डिफरेंट ही होंगे। अब मुझे बताओ, इलेक्शंस जब होते हैं, जब आप वोट डालते हो, आप गवर्नमेंट चुन रहे होते हो या पार्लियामेंट चुन रहे होते हो? आप पार्लियामेंट चुन रहे होते हो। आप बेसिकली लोकसभा के एमपीज चुन रहे होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जिसकी भी सरकार हो, मान लो इस समय एनडीए गवर्नमेंट है, तो क्या लोकसभा की सारी सीटें उनके पास हैं? नहीं। क्या ऑपोजिशन है? यस। क्या बाकी पार्टीज हैं? यस। तो लॉ बनाने की पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो गवर्नमेंट को नहीं दी गई, किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। अगर आपको थोड़ा मैं सिविक्स रिवाइज कराऊं अपनी, शायद ये चीज आपको लॉ में साहिल सर ने बताई है या बाद में बताएंगे मुझे पता नहीं, हमारे जो पूरा कंट्री है उसके अंदर हमने 3 ऑर्गन्स बना रखे हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, बचपन में पढ़ा होगा। दूसरा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या होता है? जुडिशरी। ये बचपन में आपको पढ़ाया जाता है कि हमारे यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। पार्लियामेंट इज एग्जांपल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट इज एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेचर। सिमिलरली जब आप एमएलएज अपॉइंट करते हो, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, एमएलएज अपॉइंट करते हो, तो आप किसको अपॉइंट कर रहे हो? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट आर एक्चुअली द लेजिस्लेचर पार्ट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। लॉ ये बनाते हैं। गवर्नमेंट कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? इन जनरल एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिकली इफेक्ट देना। उसके लिए पार्लियामेंट पावर डेलीगेट करती है गवर्नमेंट्स को। तो जो पावर पार्लियामेंट ने डेलीगेट करी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ वही कर पाएगी।
जो पावर स्टेट लेजिस्लेचर ने डेलीगेट करी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ वही कर पाएगी। दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। और आखिरी चीज क्या आती है? जुडिशरी। अभी आज की क्लास में जुडिशरी की बात करूंगा, बट एक चीज बता दो, जुडिशरी लॉ बना सकती है या लॉ बना नहीं सकती? जुडिशरी लॉ बना सकती है। कोई नया एक्ट बनाना चाहे आज की डेट में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना सकता है? नहीं। लॉ बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास है? लेजिस्लेचर। जुडिशरी क्या करती है फिर? वो लॉ को अमेंड करती है। अमेंड करने की पावर भी लेजिस्लेचर को है। जिसके पास लॉ बनाने की पावर है, अमेंड करने की पावर भी उसी के पास होती है। तो लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाता है, उसको अमेंड भी कौन करता है? लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब उसका करेक्ट मीनिंग पता करके देना। अगर किसी लॉ में एक लाइन लिखी हुई है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसको पढ़ने के दो तरीके निकल के आ रहे हैं, उसमें दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। मैं अपने फायदे वाली इंटरप्रिटेशन ले रहा हूं, आप अपने फायदे वाली इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, तो उस केस में उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन कौन बताएगा? जुडिशरी बताएगी। जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं होता, जुडिशरी का काम क्या होता है? लॉ को इंटरप्रेट करना। अगर जुडिशरी का काम लॉ बनाना होता, तो अगर हमारे देश के अंदर इस समय किसी लॉ की जरूरत है और पार्लियामेंट नहीं बना के दे रही, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है लो मैं बना देती हूं। नहीं बना सकती वो, सुप्रीम कोर्ट लॉ बना नहीं सकती है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन होगी, अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है। तो मैंने आपको बता दिया असली में यूनियन लिस्ट के अंदर पावर किसकी है? यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट की। स्टेट लेजिस्लेचर में पावर किसकी है? स्टेट लिस्ट में किसकी है? स्टेट लेजिस्लेचर की। मगर आम भाषा में हम क्या करते हैं, कोई भी एक्ट का एग्जाम्पल ले लो, इनकम टैक्स छोड़ो, आजकल मान लो किसी एक्ट का एग्जाम्पल लो, फार्म बिल पास हुए, फार्म एक्ट बन गए। आपको पता है आज की डेट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अलग अलग खासकर इस एरिया में चल रहे हैं। तो ये जो जब प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, मान लो फार्म बिल को लेकर हैं, या जीएसटी को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुई, या थोड़ा समय पहले वो सिटीजनशिप बिल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। हर चीज में हम जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं फार्म बिल अगर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है तो गाली गवर्नमेंट को देते हैं, या अगर कोई बिल पास अच्छा हुआ तो क्रेडिट कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब एक्ट अच्छा हो, बुरा हो, तुम सेटिस्फाइड हो, नॉन सेटिस्फाइड हो, जब एक्ट पार्लियामेंट पास करती है तो उसका क्रेडिट या गाली गवर्नमेंट को क्यों मिलता है? क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लीगली तो चलो पार्लियामेंट है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट इज गवर्नमेंट? एनी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 50% इन पार्लियामेंट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। आज की डेट में एनडीए की गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर एट प्रेजेंट 50% से ज्यादा एमपीज उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, ये तो थ्योरेटिकली हमने पढ़ लिया, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया। प्रैक्टिकली मुझे एक बात बताओ, पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? जो गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, तो वो जो मर्जी चाहे पास करा सकती है। यस। सिमिलरली राज्यसभा में जरूरी नहीं है मेजॉरिटी हो, राज्यसभा में भी उसको इधर उधर ऑपोजिशन की हेल्प से क्या करना पड़ता है? एक्ट को पास कराना पड़ता है। इसलिए प्रैक्टिकली आम तौर पे जो लेमैन है, लेमैन मतलब जिसको लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है, वो कोई भी अच्छा लॉ बने क्रेडिट किसको दे देता है? सरकार को। कोई भी बुरा लॉ बने क्रेडिट किसको गाली किसको देता है? सरकार को। मगर एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ टैक्स स्टूडेंट, यू शुड नो लॉ मेकिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, किसके पास है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो आज से जब भी हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? टू यूनियन लिस्ट में पावर किसकी है? पार्लियामेंट की। स्टेट लिस्ट में पावर किसकी है? स्टेट लेजिस्लेचर की। अगर मैं कभी रफली सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल दूं तो समझ जाना आई एम रेफरिंग टू पार्लियामेंट। अगर मैं कभी जल्दी जल्दी में स्टेट गवर्नमेंट भी बोल दूंगा तो आई एम रेफरिंग टू स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, हमने लिस्ट तो डिफाइन कर दी, अब लिस्ट के अंदर हमने एक एक करके डिफाइन करना शुरू किया। क्या इन लिस्ट में सिर्फ टैक्स का जिक्र होगा या बाकी मैटर्स का भी जिक्र होगा? क्या ये लिस्ट सिर्फ टैक्स के लिए बनी है या पूरे देश में जो भी मैटर्स सबके लिए बनी है? सबके लिए बनी है। तो कुछ मैटर्स आप देखते हो, कोई मुझे एग्जांपल दो, अभी टैक्स को भूल जाओ एक मिनट के लिए, तुम्हारी जनरल नॉलेज वगैरह देखते हैं। स्टेट के अंदर कोई मैटर जो स्टेट लिस्ट में लिखा हो, गेस करके बताओ, बेस्ड ऑन जो आपने आसपास आप होते देखते हो, कोई मैटर अदर देन टैक्स, डोंट टॉक अबाउट टैक्स राइट नाउ, टैक्स के अलावा कोई मैटर जो स्टेट लिस्ट में हो आपके हिसाब से, वो लिस्ट। दिल्ली को छोड़ दो एक मिनट के लिए, क्योंकि दिल्ली अभी मैं बात करूंगा, दिल्ली स्टेट में नहीं आती, यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। मगर दिल्ली को एक मिनट के लिए छोड़ दो, दिल्ली के अलावा सारी स्टेट्स के अंदर पुलिस किसके अंदर आती है? स्टेट गवर्नमेंट। हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस हरियाणा गवर्नमेंट में आएगी, यूपी पुलिस यूपी की आएगी, पंजाब पुलिस पंजाब के अंडर आएगी। तो पुलिस आप समझ सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्यों आती है? पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्यों आती है? क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में लिखा होता होगा। सिमिलरली कोई ऐसा मैटर बताओ जो यूनियन लिस्ट में आता होगा? डिफेंस, और बताओ? इमिग्रेशन पॉलिसी, मतलब फॉरेन अफेयर्स बता दूं। आप एक बार सोच के देखो, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, क्या यूपी का डिफेंस मिनिस्टर है?
क्या हरियाणा का डिफेंस मिनिस्टर नहीं? समझ जाओ, डिफेंस मिनिस्टर हरियाणा या यूपी का अलग से क्यों नहीं है? क्योंकि डिफेंस किसकी डोमेन है? सेंटर। और वो कहां लिखा होगा? यूनियन लिस्ट में। सिमिलरली इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है, यूपी का फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, हरियाणा का यूपी फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। इसका मतलब फॉरेन अफेयर्स, जो किसी ने बोला इमिग्रेशन वगैरह, वो सारा एक्सक्लूसिव डोमेन किसकी होएगी? सेंटर की। और वो कहां लिखी होएगी? यूनियन लिस्ट। अच्छा, कोई मैटर कंकरेंट का बता दो, कंकरेंट में कौन सा मैटर आते होंगे? एजुकेशन। एजुकेशन कहां पर होता होगा? कंकरेंट। कैसे पता लगा? क्योंकि एजुकेशन के कुछ बोर्ड हैं जो सेंट्रल बोर्ड हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, पूरे देश में सेंट्रल बोर्ड है। साथ साथ यूपी का अपना बोर्ड है, यूपी बोर्ड, हरियाणा का अलग बोर्ड है। और अभी अनाउंसमेंट हुई है, दिल्ली गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? अपना एजुकेशन बोर्ड निकाल रही है। तो यानी एजुकेशन बोर्ड स्टेट्स भी निकालती हैं, सेंटर भी निकालती है। इसका मतलब एजुकेशन कहां होती होगी? कंकरेंट लिस्ट में। तो ये तो मैंने आपको कुछ पहले रूपरेखा दी। अब टैक्स की बात करते हैं, बाकी मैटर्स को छोड़ो। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट हमारे लिए बेकार है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंकरेंट लिस्ट हमारे लिए बेकार है। कोई भी टैक्सेशन का मैटर कंकरेंट लिस्ट में नहीं लिखा, तो या तो यूनियन लिस्ट है या स्टेट लिस्ट है। अच्छा, हर लिस्ट के अंदर ना आगे ऐसे लिस्ट के अंदर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 लिखा होता होगा। इनको हम बोलते हैं एंट्री। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, मतलब सीरियल नंबर हो गए लिस्ट के अंदर। हमारे लिए, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं अभी, हमारे लिए एट प्रेजेंट रेलेवेंट है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। एक बार पढ़ते हैं अपने नोट्स में। पहले यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह होती क्या है। फिर यहां पर पढ़ो, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट विच इज गिवन इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर एंट्री 82 क्या बोलती है। अब आपको अगर लगता है बहुत लंबी चौड़ी एंट्री होगी, सिर्फ इतनी सी एंट्री है। क्या लिखा है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। अच्छा, ये एंट्री यूनियन लिस्ट में, इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं? हमारी इनकम टैक्स लगाने की पावर हम किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? पार्लियामेंट। इनकम टैक्स एक्ट बनाएगा तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। और पार्लियामेंट को हमने पावर दी, तुम एक एक्ट बना सकते हो जिसमें तुम किसी भी इनकम पे टैक्स लगा सकते हो, मगर एक इनकम है जिसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना। कौन सी इनकम? एग्रीकल्चर। तो मुझे बताओ, अभी हम जैसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? नहीं। अगर इनकम टैक्स एक्ट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की कोशिश की तो उसका क्या होगा? क्या होगा? अगर वो इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएगा तो क्या होगा? दैट सेक्शन जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा रहा है, दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, नल एंड वॉइड। इट विल बी अल्ट्रा वायस दी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमारे देश के अंदर कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। आप मान के चलो, जैसे हर नदी का एक सोर्स होता है। गंगा नदी का सोर्स क्या है? गंगोत्री। यमुना नदी का सोर्स क्या है? यमुनोत्री। वैसे ही हर एक्ट का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is nothing but the Gangotri and the Yamunotri of all the acts in India. So if you want to study Income Tax Act, you should know Income Tax Act आया क्यों? क्योंकि एंट्री नंबर 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी कि तुम टैक्स लगाने के लिए एक एक्ट बना सकते हो, और पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज किया और क्या बना दिया? By using this power in entry number 82, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में ये एक्ट बनाया था। और किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने। अच्छा, एक्ट कैसे बनता है ये तो पता होगा अभी तक। कैसे बनाया जाता है एक्ट? पहले एक बिल प्रेजेंट होता है। बिल प्रेजेंट होता है लोकसभा या राज्यसभा, किसी के अंदर भी, दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बिल प्रेजेंट हो। जनरली ये बिल कौन प्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट वाली साइड, जो भी कंसर्न्ड मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करता है। मान लो अगर एक बिल आ रहा है जो लेट से फार्मर्स के ऊपर है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा। अगर एक बिल आ रहा है जो टैक्स के ऊपर है, तो कौन सा मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने मान लो आज की डेट में बिल प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा आइडियली बोल रहा हूं इसलिए, डिबेट करेगी। प्रैक्टिकली क्या होता है वो आपको पता है, उसको नहीं बात करेंगे। आइडियली क्या करना चाहिए उनको? डिबेट करनी चाहिए। ऑपोजिशन अपने पॉइंट्स देगी, इधर से सरकार अपने पॉइंट्स देगी, डिबेट होगी। डिबेट के बाद क्या होगी? वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने 50% मेजॉरिटी से अगर उस बिल को पास कर दिया तो फिर वो बिल कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करेंगे और साइन करने के बाद वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। तो इनकम टैक्स एक्ट बनाने के लिए भी यही सेम प्रोसीजर चलेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट हमने 1961 के अंदर पास कर दिया। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमने क्या किया? हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए जो हमें इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना तो दिया, क्या 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट बना होगा अभी तक वही चल रहा होगा, या इसको टाइम एंड अगेन अमेंड भी किया गया होगा? क्या इसको टाइम एंड अगेन अमेंड करने की जरूरत पड़ी होगी? यस। कौन अमेंड करेगा? कौन करेगा? जिसने बनाया वही अमेंड करेगा। वन हु इज द क्रिएटर
विल बी द पर्सन हु इज एक्चुअली अमेंडिंग द लॉ। तो पार्लियामेंट ही अमेंड करेगी इसको। पार्लियामेंट हर बार जब अमेंड करती है तो क्या इसका ईयर एक और बढ़ा देंगे? बिल अगर अमेंड भी होता रहे, ईयर वही रहता है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हो, डज दैट मीन कि 2013 यानी 8 साल पहले जो एक्ट आया था अभी तक वही चल रहा है? नहीं, अमेंड होता गया होगा, मगर बोलते हैं अभी भी क्या है उसे? कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। सिमिलरली इनकम टैक्स 1961 डज नॉट मीन कि 61 के बाद अमेंड ही नहीं हुआ, हर साल अमेंड होता है, और अमेंड भी कौन करती है? पार्लियामेंट। अच्छा, आप इमेजिन कर सकते हो जैसे इनकम टैक्स एक्ट है वैसे ही जीएसटी एक्ट होता होगा, वैसे ही कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सेबी एक्ट है। हमारे देश में बहुत सारे एक्ट हैं जिनके अंदर हर टाइम एंड अगेन विद चेंजिंग एनवायरनमेंट अमेंडमेंट्स करते रहनी पड़ती होंगी। और क्योंकि ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है तो हम पार्लियामेंट को रोज रोज जाकर डिस्टर्ब करें, क्योंकि पार्लियामेंट का टाइम बहुत कीमती है, उनको और देश के मुद्दे देखने हैं, उनको लड़ाई करनी है, उनको कुर्सियां तोड़नी है, उनको तोड़ने दो। तो हमने ये कहा कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं करना। जितने भी फाइनेंशियल लॉज हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट चाहिए, तो पार्लियामेंट कहती है एक ही बारी ले आओ मेरे सामने, एक ही बारी में पास कर देंगे हम सारे। तो हमारे यहां अगर आपको पता हो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं? क्या पूरे साल पार्लियामेंट चलती रहती है? करंटली आप और मैं जब ये क्लास में बैठे हैं, क्या पार्लियामेंट सेशन चल रहा है? नहीं चल रहा। पूरे साल में पार्लियामेंट के 3 ही सेशन होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं? बजट सेशन, और दूसरा मॉनसून सेशन, तीसरा मॉनसून तक तो आ गए, तीसरा बाद में नहीं बताया, विंटर सेशन। 2 तो सीजन के ऊपर है, तीसरा कौन सा है? बजट सेशन। 3 सेशन चलते हैं तब पार्लियामेंट बैठती है। पार्लियामेंट कहती है हमारा जो बजट सेशन है, बजट सेशन में जब बजट प्रेजेंट होगा उस समय बजट के अंदर एक बिल होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। जैसे इस बार का बजट आया था जो 2021 के अंदर, उस बजट के अंदर एक बिल लगा होगा जिसका नाम क्या होगा? फाइनेंस बिल 2021। फाइनेंस बिल के अंदर क्या लिखा होगा? फाइनेंस बिल में वो सारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स होंगी जो सरकार प्रपोज कर रही है पार्लियामेंट के सामने, कि हमने लोगों से, जनता से जो फीडबैक लिया। अब हम लोग जाकर, ऐसा नहीं है कि एमपीस को जाकर सजेशन देते हैं, जो सरकार के नीचे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको चिट्ठी लिख लिख के कंपनीज बताती रहती हैं कि प्लीज ये अमेंडमेंट लाओ, ये लाओ। आप सजेशन देते हो, आपने शायद बीसीके में पढ़ा होगा, पॉलिसी मेकिंग इज अ 2 वे प्रोसेस, फीडबैक लेना पड़ता है, याद है? तो फीडबैक ले लेके हमने क्या किया? जनता से सजेशन इकट्ठे कर लिए। सरकार को जो सजेशन ठीक लगे उसने फाइनेंस बिल के अंदर प्रपोजल, इनकम टैक्स एक्ट के, जीएसटी एक्ट के, सेबी एक्ट के, कंपनीज एक्ट के, जितने भी फाइनेंशियल लॉस को लगते हैं वो सारे प्रपोजल कहां रख दिए? पार्लियामेंट के सामने। और पार्लियामेंट ने जब बजट पास किया, पार्लियामेंट में बजट के साथ साथ क्या पास हो गया? फाइनेंस बिल। लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। वंस इट इज पास्ड इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट। तो हर साल इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने का काम किसका होता है? फाइनेंस एक्ट। Finance Act is not exclusively made only to make amendments in Income Tax Act. It is a single document, it is a single act which will in one go make amendment in all the financial acts, जिसके अंदर सरकार क्या करना चाहती है? अमेंडमेंट। फाइनेंस एक्ट 2021 खोलोगे, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट इनकम टैक्स की होंगी, कुछ जीएसटी की होंगी, कुछ सेबी की होंगी, कुछ बैंकिंग रेगुलेशन की होंगी, कुछ इरडा एक्ट की होंगी। जो भी एक्ट उनको ठीक लगेगा उसको अमेंड करते जाएंगे। हम अगर इनकम टैक्स को पढ़ना चाहते हैं, मैं मान लो आपकी बुक अमेंड कर रहा हूं, मैं फाइनेंस एक्ट 2021 डाउनलोड करता हूं, मैं खुद अपना पहले पढ़ता हूं, मैं आईसीआई की बुक पे भी रिलाई नहीं करता। मतलब इंटरप्रिटेशन इशू है ना, तो आईसीआई की भी तो अंदर बैठ के किसी ने इंटरप्रेट किया होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, मेरी आदत है मैं बेयर सीधा क्या पढ़ता हूं? फाइनेंस एक्ट, कि पहले मैं उसको पढ़ूं और समझूं क्या बोलना चाहते हैं। फिर अगर आईसीआई ने स्टडी मटेरियल निकाल दिया तो अच्छी वजह से, इस बार निकाल दिया उन्होंने टाइम से, तो हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल को भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो आईसीआई के बिना स्टडी मटेरियल को पढ़े अपनी बुक के अंदर अपडेट करते हैं। वैसे आईसीआई आजकल थोड़ा एक्टिव हो गया, वो आप सबका जब रिजल्ट आता है, जब नया बैच बनता है, उससे पहले पहले क्या करता है? स्टडी मेट निकाल देता है। आपका इनकम टैक्स और जीएसटी का स्टडी मेट आज की डेट में वेबसाइट पे क्या है? अपडेटेड है, तो वो हम देख के उसको मैच कर लेते हैं। तो हमारा फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या दे रखी होंगी? अमेंडमेंट्स टू इनकम टैक्स एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है? हर साल पास होता है। तो अब फाइनेंस एक्ट क्या, इनकम टैक्स 1961 के बाद बहुत सारे फाइनेंस एक्ट आए होंगे। हर फाइनेंस एक्ट में क्या किया होगा? इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करते गए होंगे। ठीक है जी। अब अगला सवाल ये आया, सर फाइनेंस एक्ट का काम सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना है या कोई और भी काम करना है? क्या फाइनेंस एक्ट सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करता रहेगा या कुछ और भी करेगा? देखो, इनकम टैक्स लगाने के लिए आप, अभी ब्रेक के बाद आज डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स के बारे में, मगर आप इमेजिन कर सकते हो इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती होंगी। पहली चीज तो इनकम निकालनी आनी चाहिए, दूसरी चीज इनकम टैक्स पे रेट पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। इनकम टैक्स अगर मेरा निकालना है तो आप पहली चीज क्या करोगे? मेरी इनकम निकालोगे।
दूसरी चीज क्या करोगे, मेरे पे इनकम टैक्स का जो भी रेट चल रहा होगा वो निकालोगे। इनकम निकालने के सारे तरीके तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही दे रखे होते हैं। तो अगर इनकम निकालने का कोई तरीका चेंज करना है तो फाइनेंस एक्ट क्या करेगा, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करेगा। मगर जो रेट्स होते हैं ना, इनकम टैक्स रेट्स होते हैं, उसके अंदर दो तरह की इनकम्स होती हैं। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिनके रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हैं, इनको मैं अपनी क्लास में बोलूंगा स्पेशल इनकम। इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कौन सी स्पेशल इनकम है। बट मैं आपको बता रहा हूं कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके रेट कहां दे रखे हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। वहां पे कोई ना कोई इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन होगा जो क्या बताएगा उस इनकम पे रेट क्या है, वो बताएगा 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, एक सेक्शन में तो 60% का रेट भी है। वो सारे कहां पर होंगे, स्पेशल इनकम। अच्छा, ये हमारे सिलेबस में वैसे तो 10-15 तरह की स्पेशल इनकम है, हमारे सिलेबस में 5 स्पेशल इनकम आएंगी। 5 भी नहीं, चलो मैं 6 बोल देता हूं, 6 स्पेशल इनकम आएंगी हमारे सिलेबस के अंदर। इसके अलावा जो भी स्पेशल इनकम के अलावा इनकम्स बच गई, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट है वो फाइनेंस एक्ट के अंदर लिखा होता है। फाइनेंस एक्ट बताता है जो स्पेशल इनकम को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो इनकम है उस पे जो रेट है वो कौन बताएगा, फाइनेंस एक्ट बताएगा। तो फाइनेंस एक्ट के 2 काम हो गए, जरा ध्यान से देखो इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से। पहला काम क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना। जब इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करता है वो कोई भी सेक्शन अमेंड कर सकता है। एनी सेक्शन जो इनकम कंप्यूट करने का तरीका बता रहा है, एनी सेक्शन जो स्पेशल इनकम का रेट बता रहा है, किसी भी सेक्शन को अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट का पावर है। मगर हां, वो विद इन द दायरा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक ही बैरियर लगा रखा है, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी इनकम में तुम टैक्स लगा सकते हो। साथ साथ फाइनेंस एक्ट का दूसरा काम क्या है, जो इनकम्स जो स्पेशल नेचर की नहीं है, जिनके टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखे, उन पे क्या रेट लगेंगे वो कौन बताता है, फाइनेंस एक्ट बताता है। फाइनेंस एक्ट के 2 काम हमारे पास हो गए। अब अगली चीज, सर फाइनेंस एक्ट 1961 से लेकर अब तक कहां तक आए होंगे, 2021 तक का फाइनेंस एक्ट आया होगा। तो सर हमें कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, आप अगर मई 2022 के अंदर पेपर दे रहे हो तो व्हाट इज द कट ऑफ डेट जहां तक की अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है, 31 अक्टूबर 2021। क्या लगता है, फाइनेंस एक्ट 2021 जो फरवरी में बिल की तरह प्रेजेंट हुआ था, फिर पार्लियामेंट ने डिबेट करी, फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर आके मार्च के अंदर साइन कर दिया होगा, क्या वो 31 अक्टूबर तक इंप्लीमेंट हो गया होगा, यस। तो फाइनेंस एक्ट 2021 तक की सारी अमेंडमेंट्स हमारे सिलेबस में। लेटेस्ट अमेंडमेंट बीइंग फाइनेंस एक्ट 2021 और प्रीसीडिंग फाइनेंस एक्ट 2020, 2019, 2018, 1961 से लेकर 2020 तक के एक्ट तो है ही हैं। 21 भी हमारे लिए स्पेशल क्या है, एप्लीकेबल है। दिसंबर 2021 में जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए कट ऑफ डेट क्या थी, दिसंबर 21। जो पिछला बैच गया जो अभी पेपर देंगे उनकी कट ऑफ डेट क्या थी, उनकी थी 30 अप्रैल। 31 अप्रैल नहीं होता भाई, 30 अप्रैल 2021। क्या 30 अप्रैल 2021 को फाइनेंस एक्ट पास तो हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन तो कर दिया, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा। एक्ट के अंदर ना इंप्लीमेंटेशन डेट दे रखी होती है, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा। आगे जैसे आगे मैं बढ़ूंगा तो मैं रीजन बताऊंगा वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ होगा। अभी सिर्फ सुन लो रीजन, अभी धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ेगी तो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। 30 अप्रैल तक क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 इंप्लीमेंट नहीं हुआ होता, इसलिए फाइनेंस एक्ट 2021 दिसंबर अटेम्प्ट के सिलेबस में नहीं होगा। पहली बार कौन पढ़ेगा, मई 22 यानी आप लोग पढ़ोगे। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई दिसंबर 2021 वाला बच्चा टकरा जाए और आपसे कोई पूछे कि तुम्हारे सिलेबस में और मेरे सिलेबस में क्या अंतर है, तो उसको क्या जवाब दोगे, हमारे सिलेबस में और तुम्हारे सिलेबस में वो अंतर है जो अमेंडमेंट्स किसने करी हैं, फाइनेंस एक्ट 2021 ने करी हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, नवंबर 2022 में अगर एक बच्चा पेपर दे रहा है उसकी कट ऑफ डेट क्या हो गई, 30 अप्रैल 2022। तब तक बजट 2022 आ गया होगा और बजट 2022 में एक डॉक्यूमेंट होगा जिसका नाम क्या है, फाइनेंस बिल 2022, जो कि जब पार्लियामेंट पास कर देगी उसके बाद क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2022। 30 अप्रैल 2022 तक फाइनेंस एक्ट 2022 साइन हो गया होगा, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया होगा, बट क्या इंप्लीमेंट हुआ होगा, नहीं। तो नवंबर 22 के बच्चों पे भी कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा, 2021 में। तभी मैंने कल की क्लास में बोला था मई 22 और नवंबर 22 के अंदर सिलेबस मोरलेस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों के अंदर ही कौन सा एक्ट लग रहा है, फाइनेंस एक्ट 2021 तक की। फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है और मई 22 के लिए तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगी। क्लियर है यहां तक हमें। अच्छा अगला सवाल हमारा ये आता है, सर एक्ट को अमेंड करने का क्या एक ही तरीका है, फाइनेंस एक्ट।
फाइनेंस एक्ट तो आप इमेजिन कर सकते हो, साल में एक ही बार बजट पास होता है। कौन से महीने में होता है? फरवरी के महीने। पहले फेब एंड में आता था, अब फेब की स्टार्टिंग में आ जाता है। 1 फरवरी के आसपास बजट प्रेजेंट होता है, फिर उसके ऊपर डिबेट करने के बाद, पास वास करने के बाद मार्च के अंदर समवेयर 15 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च के आसपास तक प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं एंड फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा साल भी होता है जब 2 बजट आए? कोई ऐसा साल भी होता है जब 2 बजट आ जाए किसी साल के अंदर? जब सरकार बदलती है। 2019 गवर्नमेंट चेंज हुई, मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस पिछली पार्लियामेंट खत्म हुई, नई पार्लियामेंट आई। ऑल्दो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर रिमेन्स द सेम, बट पार्लियामेंट तो नहीं आ गई ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछली बार एमपी थे, इस बार एमपी नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो नई पार्लियामेंट आई, नई गवर्नमेंट आई, तो हमेशा बजट 2 आते हैं। 2019 में 2 बार बजट आए थे, एक बार फरवरी के अंदर, फरवरी का बजट 2019 में गया था, वो पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया था। पीयूष गोयल ने इसलिए प्रेजेंट किया था, अरुण जेटली जी की तबीयत उस समय खराब थी, ही वॉज द एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल। बट जब 2019 में नई गवर्नमेंट आई, उसके बाद उसी साल में सेकंड बजट आया था, किसने प्रेजेंट किया था? निर्मला सीतारामन ने प्रेजेंट किया था। तो 2 बजट आ सकते हैं। दोनों बजट के अंदर 2019 में जो अमेंडमेंट आई थी ना, वो 2 बजट से ली थी हमने, बजट पहले वाला और बजट सरकार के बाद वाला, दोनों बजट लेने पड़ते हैं। अदरवाइज एक ही बजट आता है तो एक ही फाइनेंस एक्ट होता है हमारा देश, ठीक है। अच्छा अगला सवाल ये है, फाइनेंस एक्ट के अलावा भी क्या कोई तरीका है इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करने का? मान लो आज सरकार को कोई ऐसी चीज लगती है जो सरकार को लगता है बहुत जरूरी है, अमेंड करना है, अभी अभी अमेंड करना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। विल दे वेट फॉर द नेक्स्ट बजट सेशन व्हिच विल कम इन फरवरी? द आंसर इज नो। पार्लियामेंट का विंटर सेशन भी तो होता है, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी तो होता है, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है। अगर चाहें तो स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बुलाओगे तो आएंगे नहीं, जब जरूरत होती है तो स्पेशल सेशन में बुलाया जाता है। तो पार्लियामेंट को अगर मिडिल ऑफ द ईयर में हमने बुलाकर कोई एक्ट पास करना हो सकता है, यस। उसको टिपिकली हम बोल देते हैं टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। उनका नाम क्या होता है? टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। सर ये तो कभी कभार होता होगा, हमेशा थोड़ा होता होगा। पिछले 2-3 सालों से तो हो रहा है। 2019 के अंदर, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा, 2019 के अंदर सरकार ने कुछ ऐसा किया था अपने बजट के अंदर, जिसकी वजह से ना कंटिन्यूअसली इंडिया की क्या हो रही थी, स्टॉक मार्केट गिर रही थी। इंडिया के अंदर जो FII कंपनीज होती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना पैसा विड्रॉ करते जा रहे थे। स्टॉक मार्केट डेली गिर रही थी, तो उस समय लोग इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स को बचाए रखने के लिए सरकार को एक अमेंडमेंट प्रपोज करनी पड़ी और पार्लियामेंट से हमने मिडिल ऑफ द ईयर में पास कराया टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। उसमें ऐसी क्या खास अमेंडमेंट आई थी, हमारे सिलेबस का पार्ट है, बताऊंगा तुम्हें। सिमिलरली 2020 के अंदर भी क्या आप इमेजिन कर सकते हो, बजट के बाद, बजट तो हो गया फेब में पास, उसके बाद क्या आ गया? कोविड। क्या कोविड के दौरान इनकम टैक्स के अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ी होंगी? यस। कोई एज सच हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं है, मेनली ड्यू डेट्स को फॉरवर्ड करना था, मेनली ड्यू डेट को फॉरवर्ड करना था, इंटरेस्ट रेट को कम करना था, वो सारी चीजें ना अमेंडमेंट्स हैं, मगर आईसीआई ने हमारे सिलेबस में डाल नहीं रखी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या वो पढ़ाऊंगा। आईसीआई कहता है जो लिमिटेड पीरियड ऑफर आते हैं इस पीरियड से इस पीरियड के अंदर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात है, तो लिमिटेड चीजें पढ़ते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। हाँ, 1-2 अमेंडमेंट्स हैं जो लास्ट ईयर दिसंबर 21 वाले बच्चों के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल थी, आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 20-21 वाले साल के लिए थी। आप कौन सा साल पढ़ रहे हो? 21-22। तो मगर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 2020 में भी बजट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020 और फाइनेंस एक्ट 2021 के बीच में एक एक्ट आया था जिसका नाम था टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। और इस साल 2021 में अगर आपने न्यूज सुनी हो, थोड़े दिन पहले वोडाफोन से रिलेटेड कुछ बात चल रही थी, कोई न्यूज सुनी हो? कैसे सुनोगे, पोगो पे न्यूज नहीं आती। किसने नहीं सुनी? किसी ने तो, मतलब हर बैच में एक बच्चा तो मिल ही जाता है मुझे, तुम्हारे बैच में एक भी बच्चा वॉलंटियर नहीं कर रहा। थोड़े समय पहले एक अमेंडमेंट आई है जिसका प्राइमरली इंपैक्ट वोडाफोन के ऊपर आया। क्या इंपैक्ट आया पढ़ेंगे क्लास के अंदर, कुछ पार्ट हमारे सिलेबस में है, कुछ पार्ट जो नहीं भी है एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दूंगा। वो ऑल्दो उस अमेंडमेंट का इंपैक्ट सीए इंटर के सिलेबस में कहीं नहीं आ रहा, बट हां क्योंकि उसका जिक्र आता है कहीं पर चैप्टर नंबर 2 में। जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूंगा, वोडाफोन जजमेंट बताऊंगा, उस वोडाफोन जजमेंट की कहानी सुनाऊंगा, तो वहां पर आपको यह भी बता दूंगा अब 21 में अमेंडमेंट क्या आई। बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 भी आया है। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, फाइनेंस एक्ट के बीच में एक्ट ले आती है और हर बार कोई कारण होता है।
जैसे इस बार वोडाफोन को या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर कुछ ऐसा केस चल रहा था जिस चक्कर में पार्लियामेंट से एक अमेंडमेंट पास करानी पड़ी। लास्ट ईयर कोविड कारण था, 2019 में वो जो इन्वेस्टमेंट इंडिया छोड़ छोड़ के जा रही थी उसको रोकने के लिए वो अमेंडमेंट लानी पड़ी। तो जब भी कोई स्पेशल कारण आता है जहां पर हम फरवरी तक वेट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अब आपसे कोई पूछे इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करने के कौन से दो तरीके हैं, पहला तरीका फाइनेंस एक्ट, दूसरा तरीका टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। और मजे की बात है दोनों ही कौन पास करती है, पार्लियामेंट, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट किसने पास किया, पार्लियामेंट ने। जिसने एक्ट पास किया वही उसे क्या करेगा, अमेंड करेगा। बात सही है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस एक्ट हमने ये पता कर लिया, तीसरा सोर्स हमारा क्या हो गया, फाइनेंस एक्ट। तीन सोर्स हो गए अभी तक, सबसे ऊपर सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे इनकम टैक्स एक्ट, उसको अमेंड करने का तरीका क्या है, फाइनेंस एक्ट एंड टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स 1962। यहां पर हमारा सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एक्ट एंड अ रूल। क्या एक्ट और रूल सेम चीज होती हैं, अलग अलग होती हैं? पूछ रहा हूं तो अलग अलग ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट जितना अभी लिमिटेड पड़ा है उसके अंदर कहीं रूल का रेफरेंस आया था या वहां सेक्शन ही पढ़ते थे, वहां सेक्शन ही पढ़ते थे? अभी तक ना आपने जो एक्ट पढ़े हैं कहने के लिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनमें रूल्स हैं ही नहीं, इसलिए आपने रूल का कभी जिक्र नहीं सुना होगा। कंपनीज एक्ट में रूल्स हैं, कंपनी रूल्स हैं, मगर क्योंकि तुम्हारा कंपनी एक्ट इतना सा होता है तुमने अभी तक पढ़े नहीं होंगे कंपनी रूल्स। अब इंटर के अंदर जो कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो साथ साथ रूल्स भी पढ़ोगे। मैं आपको पहले बता देता हूं इन जनरल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। एक मिनट के लिए मान के चलते हैं इनकम टैक्स एक्ट किसने पास किया, पार्लियामेंट ने। अगर उसके अंदर कोई चीज लिखी है उसको अमेंड करने की भी पावर किसकी है, पार्लियामेंट की है। एक मिनट के लिए मैं मान के चलता हूं इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविजन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। रिटर्न समझते हो, कभी नाम सुना है इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न? व्हाट इज अ रिटर्न? नहीं, वो वाला रिटर्न नहीं, वो रिफंड होता है। रिटर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न। कभी सुना हो सीए के ऑफिस में रिटर्न्स फाइल हो रही हैं? रिटर्न का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है जिसके अंदर आप अपनी कुछ इंफॉर्मेशन सरकार को देते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती होगी, तो वो इंफॉर्मेशन आपसे कैसे मांगता है, इनकम टैक्स रिटर्न। वो एक फॉर्मेट दे दिया है, वो फॉर्मेट आप भर के देते हो हर साल, उसे हम प्यार से क्या बोल देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। दिस इज जस्ट लाइक, मान लो आपने हमारे यहां पर क्लासेस के लिए एनरोल किया, मुझे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए खाली कागज दे दूं, मैं कह दूं अपनी डिटेल्स भर दो, तो कोई बच्चा क्या करेगा, नाम भी लिख देगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, घर का पता, मेरा फोन नंबर, फादर का फोन नंबर, मदर का फोन नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, सब भेज दिया उसने अपना। मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे आपका नाम चाहिए, आपका फोन नंबर चाहिए, और आपके पेरेंट्स में से मदर या फादर किसी का भी एक नाम और फोन नंबर दे दो, वी आर गुड टू गो। मुझे तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी का क्या लेना देना, मैंने कुछ नहीं करना, मेरे को स्टॉक थोड़ा करना है तुम्हारे। हमारा स्टाफ ये थोड़ा देखेगा बच्चा पढ़ रहा है, कहां घूम रहा है, आज क्लास में छुट्टी क्यों मारी है उसने, देखे जरा कहां घूमने गया, नहीं। तो मुझे ये डिटेल चाहिए। अच्छा, मैं दे दूं, एक बच्चा सारा कुछ दे देगा, दूसरे बच्चे ने कहा नाम सो एंड सो, बस। मैंने कहा फोन नंबर दे दो, वो कहता प्राइवेसी इशू, मैं नहीं देता। पेरेंट्स का नाम बता दो, मैं नहीं बताता, मेरी मर्जी, तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्लासेस के अंदर, मान लो अगर करते थे, पहले करते थे, आप शायद नहीं किया होगा, आपसे एक फॉर्म दे देते थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। भरवाया आपसे किसी ने? अब नहीं भरवाना बंद कर दिया होगा इन्होंने। तो पहले क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता था, उसके अंदर वो वाली पर्टिकुलर जो हमें चाहिए वो वाले दे देते थे, और वो वाली इंफॉर्मेशन आपकी भर लेते थे जब आप एडमिशन कराने आते थे। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिटर्न जो आप हमें फाइल कर रहे हो। सिमिलरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी कुछ इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका नाम चाहिए, उसको आपकी इनकम की डिटेल चाहिए, आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी ओन करते हो, आपने कौन कौन से मेजर खर्चे करे, इस सारी डिटेल में इंटरेस्टेड है, तो वो जो डिटेल चाहता है वो आपको एक फॉर्मेट दे देता है जिसका नाम क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो इतना तो मैंने बता दिया। इनकम टैक्स रिटर्न की ना आगे जाकर डिटेल डिस्कशन करूंगा, पूरा चैप्टर आएगा, इनफैक्ट बार बार जिक्र आएगा। तो इनकम टैक्स की डेट होती है, एक मिनट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 31 जुलाई। ठीक है जी, 30 सितंबर भी होती है, 31 जुलाई भी होती है, 30 सितंबर नहीं, 31 अक्टूबर भी होती है, 31 जुलाई भी होती है, 30 नवंबर भी होती है। अभी के लिए जस्ट फॉर द एग्जांपल मान लो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। अच्छा, अब मुझे बताओ 31 जुलाई ड्यू डेट है, 2020 के अंदर कोविड आया, तो अप्रैल के अंदर मतलब पूरी तरह से आ गया था, अप्रैल मई जून सारा लॉकडाउन के अंदर गया। इस साल भी वही हुआ, अप्रैल मई जून के अंदर जो सेकंड वेव आई, सबका ध्यान किसी और तरफ,
तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई किसी को चिंता है, या जान बचेगी या नहीं वो ज्यादा चिंता है? जान की ज्यादा चिंता है। रिटर्न गई साइड में, वो तो हर साल करनी है। अच्छा, जब जून के अंदर थोड़ा हालात ठीक हुए तो लोगों को टेंशन ये हो गई 31 जुलाई आने वाली है, क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उन्होंने सरकार को बोला ये तो प्रोसीजरल चीज है, एक्सटेंड कर दो। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट इनकम टैक्स एक्ट में लिख दें तो उसको चेंज करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला पार्लियामेंट बहुत बिजी है, पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए करने के लिए, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, रिटर्न का फॉर्मेट होता होगा, वो भी कहीं ना कहीं लॉ में लिखा होगा। अगर मैं बोल दूं इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, तो उस फॉर्मेट में मान लो एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए आपसे मुझे, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई थी जिस साल में, उस साल सरकार चाहती थी आपसे हम इंफॉर्मेशन ले आपने कितनी करेंसी एक्सचेंज कराई है। हर साल कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग सकती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट का। हर चीज के लिए पार्लियामेंट का जाते रहेंगे तो पार्लियामेंट का टाइम क्या होगा? वेस्ट होगा। और पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट होने के लिए हम सरकार ने पार्लियामेंट को बोला देखो लॉ बनाने की पावर तुम्हारी है, मगर ये जो छोटे मोटे काम है ना तुम मत किया करो, तुम क्या कर दो? डेलीगेट कर दो। ये वर्ड सुना होगा ना, डेलीगेशन, 12th क्लास में। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अपनी पावर किसी अपने सबऑर्डिनेट को दे देना। डेलीगेशन अप पर डेलीगेशन नहीं होती, डेलीगेशन क्या होती है? नीचे वाले पर्सन को देते हो। तो पार्लियामेंट ऊपर है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बनाते समय कुछ चीजें तो खुद बता दी जो उसको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें जो प्रोसीजरल नेचर की हैं, जो टाइम एंड अगेन अमेंड करती रहनी पड़ेंगी, जिससे बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं आ रहा, पार्लियामेंट को लग रहा कि मेरे से पूछना पड़ेगा, वो चीजें पार्लियामेंट ने पावर डेलीगेट कर दी। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि ये एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया तो डेलीगेटेड पावर किसके पास जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना कि स्टेट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने बोला कुछ चीजों पर तुम लॉ बना लो। जैसे आपको इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सेक्शन मिलेंगे जो कुछ चीज बोलेंगे और बाकी बोलेंगे इट विल बी कलेक्टेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बाय दिस पर्सन इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बिफोर सच डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब भी एक्ट में एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा आ रहा है तो उसका मतलब क्या? हम पावर किसको कर रहे हैं? डेलीगेट। इस डेलीगेटेड पावर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाए? रूल्स बनाए। तो रूल्स किसने बनाए हैं? रूल्स हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट किसने बनाया है? एक्ट हैज बीन मेड बाय दी पार्लियामेंट। दैट इज द डिफरेंस। अच्छा मुझे बताओ, रूल्स डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन है। अच्छा, आप अपने किसी पर्सन को जब पावर डेलीगेट करते हो तो आप एक चीज का ध्यान रखते हो, जो पावर आपके पास है उसी को डेलीगेट करोगे ना। अगर आपके पास ही वो अथॉरिटी नहीं है तो आप डेलीगेट कर सकते हो? नहीं। मान लो अभी आपकी क्लास चल रही है, आपकी क्लास के दौरान मान लो कोई मुझसे मिलने आ गया और मैं चला गया मिलने के लिए। जाते जाते मैंने किसी एक पर्सन को बोल दिया, मान लो आपको बोल दिया, मैंने कहा जब मैं जा रहा हूं ना क्लास में कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कुछ ना हो, तो तू देख लियो। मैंने इसको इतना बोला, जब मैं नहीं हूं मेरी एब्सेंस में तुम देख लेना। क्लास में होता था ना मॉनिटर बनाते थे, अब यहां पे मॉनिटर तो नहीं है, मैंने जाते जाते मैं बोल दिया, मैंने कहा तुम देख लेना। वापस आया, इसकी लड़ाई हो रही है किसी के साथ, कॉलर पकड़ रखे हैं एक दूसरे से। मैंने कहा क्या हुआ? किसी और लड़के के साथ लड़ाई चल रही है। उसने कहा सर मेरे को थप्पड़ मार दिया इसने। मैंने कहा हाँ भाई थप्पड़ क्यों मारा तुमने? उसने कहा सर आपने तो बोला था देख लियो। मैंने देख लिया। सर परेशान कर रहा था, मैंने देख लिया इसको। देख लेने का मतलब ये नहीं था। मैंने भैया मुझे एक बात बताओ, मैं एक जमाना हुआ करता था हमारे स्कूल टाइम में, अब मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल टाइम में होता था नहीं, हमारे स्कूल टाइम में क्या होता था, बच्चा शरारत करता था कूद डालते थे उसको पकड़ के। पीटीआई को रखे स्कूल में इसलिए होता था बच्चों को डराने के लिए। वो पीटीआई ना स्कूल का गब्बर होता था, उसका काम ही होता था दोपहर को घूम रहा होता था क्लास में, अगर कोई क्लास के बाहर हैंड्स अप करके खड़ा जाते थे थप्पड़ मार जाता था उसको। तो ये काम पहले होते थे कि टीचर्स का अथॉरिटी होती थी कि हाँ भी बच्चे ने शरारत करी कूट डाला उसको। क्या अब अथॉरिटी है? नहीं, मेरे पास तो कतई अथॉरिटी नहीं है। मैंने तुमको बोला भाई मैं जब तुम्हें पावर डेलीगेट करके गया कि देख लियो, जो अथॉरिटी मेरे पास ही नहीं है किसी को हाथ लगाने की, किसी को थप्पड़ मारने की, वो अथॉरिटी तुमने कैसे एक्सरसाइज कर ली? तो तुमने जो ये एक्ट किया, इट इज अल्ट्रा वायर्स दी अथॉरिटी जो मैंने तुम्हें दी थी। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यहां से मेरा क्वेश्चन निकल के आया, क्या रूल कोई ऐसी चीज बता सकता है विच इज अल्ट्रा वायर्स दी एक्ट? क्या रूल कोई ऐसी चीज बोल सकता है जो एक्ट से अलग जा रही है? द आंसर इज नो। अगर किसी रूल के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी है जो सेक्शन के अगेंस्ट जा रही है, वो सेक्शन के ऑपोजिट में कंफ्लिक्ट में आ रही है, तो कौन जीतेगा? सेक्शन या रूल? सेक्शन, क्योंकि बड़ा कौन है? सेक्शन। सेक्शन ने तो पावर डेलीगेट करी है रूल को, तो जिसने पावर डेलीगेट करी है तुम उसके अगेंस्ट थोड़ा जा सकते हो। जैसे सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, वैसे रूल सेक्शन के अगेंस्ट नहीं जा सकता।
अगर किसी सेक्शन में कोई ऐसी बात लिखी है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस नल एंड वॉइड। अगर किसी रूल के अंदर ऐसी चीज लिखी है विच इज अगेंस्ट द सेक्शन विच इज गिविंग द पावर टू दैट रूल, अगर कंफ्लिक्ट आ रहा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट रूल इज अल्ट्रा वायर्स द सेक्शन, और वो रूल क्या बन जाएगा? नल एंड वॉइड। सर क्या ऐसे रूल भी बनते हैं जो नल एंड वॉइड हैं? यस, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। सर्विस टैक्स के अंदर मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं, एक कॉन्सेप्ट होता था सर्विस टैक्स ऑडिट। ऑडिट समझते हो? एक तो ऑडिट होता है जो आपको कराना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक ऑडिट होता है जो डिपार्टमेंट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपके प्रीमाइसिस पे भेजता है, या डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर्स को आपके प्रीमाइसिस पे भेजता है। तो एक रूल था सर्विस टैक्स रूल्स के अंदर जहां पर ऑडिट की पावर दे रखी थी। अब आमतौर पे देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर्स में फर्क क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट ना मोर ऑफ कंप्लायंस वाले लोग माने जाते हैं। एक चीज रूल में लिखी है, सेक्शन में लिखी है, चुपचाप उसको पढ़ के इंटरप्रेट करके क्लाइंट के लिए करवा दो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करवा रहे हैं? ऑडिट की रिक्वायरमेंट आई, जो रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट को हेल्प करके ऑडिट करवाने में हेल्प कर रहे हैं। एक किसी कंपनी ने किसी लॉयर को हायर किया, उस लॉयर ने सर्विस टैक्स रूल्स में उस रूल की पावर को ही क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा सर्विस टैक्स ऑडिट तो बाद में करेंगे, जो तुम रिक्वायरमेंट मांग रहे हो वो तो बाद में देखेंगे, तुम्हें पावर किसने दी? उसने कहा सर्विस टैक्स रूल ने दी। उस लॉयर ने ये प्रूव कर दिया कि वो जो सर्विस टैक्स का रूल था वो एक्ट के अगेंस्ट जा रहा था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्यों बोला? क्योंकि वो एक्ट ही खत्म हो गया। उसने ये प्रूव कर दिया वो सर्विस टैक्स ऑडिट की पावर जिस रूल में आ रही थी वो रूल क्या है? अल्ट्रा वायर्स दी एक्ट, और जजमेंट पास हो गई। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट सर्विस टैक्स ऑडिट कर ही नहीं सकता। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अगर ये छोटी सी चीज आप ध्यान में ना रखो, आपको जो पावर रूल ने दी है ना वो ऑल टुगेदर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपके जीएसटी के सिलेबस में भी लूंगा। जिन्होंने जीएसटी पढ़ लिया, अभी तक नहीं लिया, अभी 2-3 क्लासेस रह गई है ना, जो बची हुई क्लासेस रह गई हैं उसके अंदर एक एग्जांपल आएगा। एक अमेंडमेंट हुई है जीएसटी के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2021 ने करी है। उसने सेक्शन एक नया डाला है, उस सेक्शन में जो एक चीज लिखी है वो एक एग्जिस्टिंग रूल के कंफ्लिक्ट में जा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी वो सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो कंफ्लिक्ट हुआ नहीं, जैसे ही वो सेक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वो सेक्शन और रूल कंफ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो कौन जीतेगा, सेक्शन या रूल? सेक्शन। रूल खत्म हो जाएगा। यानी एक चीज पक्की है, जैसे ही वो सेक्शन इंप्लीमेंट होगा कॉरस्पॉन्डिंगली सरकार रूल भी अमेंड करेगी, क्योंकि सरकार को पता है अगर रूल अमेंड नहीं किया तो वो रूल क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो ये चीज आपको कुछ बेसिक चीजें हैं लॉ की जो आपको समझना है। जैसे एबीसीडी होती है ना, ये लॉ की एबीसीडी है जो आपको चीज ध्यान में रखनी है। कोई चीज रूल में लिखी है वो हमेशा सेक्शन के साथ रीड की जाती है, ठीक है जी। इनकम टैक्स रूल्स बनाती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा मुझे बताओ, एक्ट में अमेंडमेंट करनी आसान है या रूल में अमेंडमेंट करनी आसान है? रूल में अमेंडमेंट करनी ज्यादा आसान है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक्ट में अमेंडमेंट कौन करती है? पार्लियामेंट। अच्छा एक्ट कैसे अमेंड होता है मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, रूल कैसे आता है? रूल कैसे आता है? रूल लाना है तो क्या करेगी? जैसे पार्लियामेंट में 2 लोकसभा होती है, राज्यसभा, बिल प्रेजेंट होता है, क्या यहां पर भी गवर्नमेंट में ऐसा होता है कुछ? कोई प्रेजेंट करता है फिर डिबेट होकर कोई पास होती है? नहीं, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर हमने अथॉरिटी दे रखी होती है। वो क्या कर सकती है? वो नोटिफिकेशन लाकर रूल ला सकती है। तो नेक्स्ट सोर्स हमारा क्या हो गया? नोटिफिकेशंस। अब ये नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? नोटिफिकेशन का मतलब हमारे देश में कुछ भी आपको बोलना है, आप बोल के नहीं बताओगे, क्या करोगे? लिख के बताओगे। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे देश में 2016 के अंदर नवंबर के अंदर रात को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने बोला आज रात को 12 बजे से 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। क्या वो बोलने भर से वो रूल आ गया? उसकी इमीडिएटली बाद क्या हुआ होगा? इमेजिन कर सकते हो, आरबीआई ने क्या निकाली होगी? एक नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आरबीआई ने उसको खत्म किया होगा। बोलने भर से लॉ नहीं बनता। अगर बोलने से लॉ बनता होता तो आपको पता ही है हमारे देश में पॉलिटिशियंस इलेक्शन के समय क्या क्या बोल जाते हैं। बोलने से लॉ बनता होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो बोलने से लॉ नहीं बनता। आप सबने वो मूवी देखी होगी बाहुबली, देखी है बाहुबली? नहीं देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो बहुत अच्छी बात। मेरे को तो पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब अनरियलिस्टिक सा एक्शन मुझे पसंद नहीं आता। चलो जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, बाहुबली मूवी के लास्ट सीन के अंदर वो एक डायलॉग मारता है, थोड़ा स्टाइल मारता है, टांग चढ़ा के ऐसे बैठता है और एक डायलॉग मारता है। किसी को याद हो तो? तुम्हें तो मूवी के डायलॉग भी याद नहीं रहते यार, या तो मेरी भगवान ने मेरे को मेमोरी अलग तेज दी है, मुझे तो मूवी के डायलॉग भी याद रहते हैं। मैं बता देता हूं, उसने लास्ट में डायलॉग मारा था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। उसके बाप ने वो डायलॉग मारा था, फिर वो बेटा जब विलन को मार देता है तो लास्ट में वो डायलॉग मारता है। जिन्होंने मूवी नहीं देखी तो मैं डिस्क्लोजर दे दिया, उसके अंदर एक बाप होता है और एक बेटा होता है, तो डबल रोल नहीं होता, ठीक है।
जिन्होंने नहीं देखी उनको मैंने बता दिया। और मैं ये भी बता देता हूं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सस्पेंस है, अगर नहीं देखी तो मैं रिलीज कर देता हूं, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। मेरा सवाल यह है कि हमारे देश में भी हमारा वचन शासन होता है क्या? प्राइम मिनिस्टर ने जो बोल दिया, जो वचन दे दिया, वो शासन बन गया? नहीं। हमारे देश में एनी लॉ दैट यू वांट टू ब्रिंग हैज टू बी इन रिटन फॉर्म। और अगर सरकार को कुछ डेलीगेट किया है पार्लियामेंट ने, और सरकार को उस डेलीगेटेड पावर को यूज करना है, कुछ इनकम टैक्स के किसी सेक्शन में किसी चीज को प्रिस्क्राइब करना है जो एक्ट ने बोला है, वो किसके थ्रू करता है? नोटिफिकेशन। रूल्स भी किसके थ्रू बनाए जाते हैं? नोटिफिकेशन। एक नया रूल लाना है, कैसे आएगा? नोटिफिकेशन के थ्रू। एक एग्जिस्टिंग रूल को अमेंड करना है, कैसे होगा? नोटिफिकेशन। सर नोटिफिकेशन का काम सिर्फ रूल लाना है या कोई और काम भी है? कुछ चीजें जहां पर पावर डेलीगेट की जाती है, वो डेलीगेटेड पावर जरूरी नहीं है रूल बनाकर एक्सरसाइज हो, वहां पर कई बार डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन नंबर के थ्रू क्या हो जाती है? वो पावर एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे जिन या इनकम टैक्स में तो नोटिफिकेशंस का इतना रोल नहीं होता। जिन बच्चों ने जीएसटी पढ़ा है उनको याद होगा, जीएसटी में जितनी भी एग्जेम्पशंस थी वो ना तो एक्ट में थी ना रूल्स में थी, वो कहां पर थी? नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में एक तरह की डेलीगेटेड पावर है। सरकार कई बार वो डेलीगेटेड पावर रूल बना के कर देती है, रूल भी नोटिफिकेशन के थ्रू ही आते हैं। कई बार वो पावर क्या करती है? नोटिफिकेशन के थ्रू कर देती है। तो नोटिफिकेशंस आर आल्सो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, जब व्हेन आई से द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं? अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। टैक्सेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा, पहले बताओ? किसके अंदर आता होगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, उसके बाद सिर्फ काम टैक्सेशन का होता होगा या अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन और भी काम देखने होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को? और भी देखने। आपको पता होना चाहिए बजट के अंदर वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज फाइनेंस बिल। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस बिल बजट में और क्या आता है? कभी बजट देखने की कोशिश करियो, कभी कोशिश करी है बजट देखने की? मतलब मुझे पता है समझ में नहीं आता होगा, मगर कोशिश तो करता है कि इंसान। कभी देखा हो बजट के अंदर क्या चल रहा होता है? जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे की स्पीच चल रही होती है। लास्ट टाइम की जो स्पीच थी निर्मला सीतारामन की, वो लॉन्गेस्ट स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी। उससे पहले लॉन्गेस्ट स्पीच का वर्ड मनमोहन सिंह के पास था, 1991 की स्पीच। तब अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा करनी होगी। और लास्ट जो बजट जो गया उसमें जहां तक मेरे को सुनने में आया था लॉन्गेस्ट स्पीच थी, और उसके अंदर तो ऐसा हो गया था 2 बार तो बैठना पड़ गया था, इतनी लंबी स्पीच थी। पार्लियामेंट ने लोगों ने कहा बैठ जाओ मैडम, थोड़ी देर रेस्ट ले लो। रेस्ट लेके 5 मिनट की ब्रेक लेके फिर से शुरू करी थी। तो बोल क्या रहा था मैं? हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो बजट होता है, बजट के अंदर स्पीच इतनी लंबी की होती है, सारी स्पीच में फाइनेंस बिल डिस्कस नहीं हो रहा होता। वो तो समझ में नहीं आता लोगों को। आपको पता ही है जो सो कॉल्ड डिस्कशन करने वाले हैं उनको कितना एक ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है, उनको कितना सेबी एक्ट आता है, उनको वो तो फॉर्मेलिटी होती है पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाना। असली में लॉ बनाने वाले तो दूसरे हैं। तो वो जान के ना बजट स्पीच के अंदर ज्यादा समय फाइनेंस बिल को नहीं देती, वो आधा घंटा पौना घंटा उसके लिए होता है। जो 2-2.5 घंटे चल रहे होते हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है इस साल यानी अगला साल जो आने वाला है, ये हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होने वाले हैं, ये हमारे प्रोजेक्टेड खर्चे होने वाले हैं। आपने सुना होगा इस बजट के अंदर इतने 1000 करोड़ हेल्थ सेक्टर को दिए, इतने 1000 करोड़ डिफेंस सेक्टर को दिए। दिए का मतलब क्या? हम एलोकेट कर रहे हैं कि इस साल डिफेंस के ऊपर हम इतना पैसा खर्च करेंगे। दिस इज कॉल्ड बजट। यानी सरकार के 2 काम है, रेवेन्यू का ध्यान रखना और खर्चे का। अकॉर्डिंगली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के बाद उल्टा क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। 2 डिपार्टमेंट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। एक डिपार्टमेंट का काम है सरकार के खर्चे को एनालाइज करना, और दूसरे सरकार का काम है सरकार की रेवेन्यू को एनालाइज करना। टैक्सेशन के मैटर कौन से डिपार्टमेंट में आते होंगे बताओ? टैक्सेशन का मैटर रेवेन्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, मगर सरकार के लिए तो क्या है? मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कल टैक्स का मतलब भी मैंने ये बताया था, फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हम आएंगे, मगर टैक्सेस 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 2 बॉडीज बना रखी हैं। एक का नाम है CBDT, एक का नाम है CBIC। CBDT की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड, और आगे गेस करो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और CBIC की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। आइडियली स्पीकिंग
ये डेफिनेशन, ये जो फुल फॉर्म है बड़ा अजीब सा लगती है, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम सुनते आता है सर कस्टम भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका नाम आइडियली इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होनी चाहिए, मगर आम इंसान को ना इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड सुनते ही जीएसटी याद आता है, उसके दिमाग में कस्टम आता ही नहीं है। तो इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए इस बॉडी का नाम क्या रख दिया है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हम जब जीएसटी पढ़ेंगे वहां पर जो भी नोटिफिकेशन आती होंगी, जीएसटी में भी आप इमेजिन कर सकते हो जीएसटी एक्ट होता होगा, फिर फाइनेंस एक्ट से वो अमेंड होता होगा, फिर उसके अंदर भी अमेंडमेंट एक्ट आ सकते होंगे, उसके अंदर भी रूल्स होते होंगे, उसके अंदर भी नोटिफिकेशन आती होंगी। तो जीएसटी एक्ट में जो नोटिफिकेशन आती है वो गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट इशू करता है, सीबीआईसी, और इनकम टैक्स में सारी जो नोटिफिकेशन है वो कौन इशू करता है, सीबीडीटी। तो अगर आप रूल्स की बात करो और नोटिफिकेशन की बात करो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, और अगर आप सीबीडीटी बोल दोगे तो भी कोई गलत नहीं कहेगा आपको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही कौन सा डिपार्टमेंट है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो नोटिफिकेशंस आर इश्यूड बाय सीबीडीटी प्राइमरली टू मेक न्यू रूल्स, to amend existing rule या to follow anything which is delegated by the act। ठीक है जी, रूल्स आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, 5 सोर्सेस तो हो गए सर, हमने पार्लियामेंट ने भी एक्ट बना दिया, गवर्नमेंट ने भी डेलीगेटेड पावर यूज कर ली। अब अगली चीज मुझे बताओ, जो भी प्रोविजन एक्ट में लिखा होता होगा या रूल्स में लिखा होता होगा, ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखा होता है, तो क्या उस सेंटेंस को पढ़ के, क्या उस प्रोविजन को पढ़ के हम सब उसका सेम मतलब निकालते होंगे, या इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं, इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं। और क्या पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग या गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, सीबीडीटी में बैठे हुए लोग इतने टैलेंटेड होंगे कि वो हर पॉसिबल सिचुएशन को इमेजिन करके अपने लॉ में लिख देते होंगे? कैन यू इमेजिन ऑल पॉसिबल सिचुएशन? द आंसर इज नो। तो देयर कैन बी डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ सेक्शन और अ रूल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हो सकता है। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा नहीं है, बट जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़ी देर मतलब आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे हम गिफ्ट, ठीक है जी। आप सब अगर गिफ्ट रिसीव करते हो, इनकम टैक्स कहता है अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव करते हो इट इज टैक्सेबल। इन अदर वर्ड्स 50,000 रुपए तक इंक्लूडिंग 50,000 रुपए का गिफ्ट रिसीव करते हो पूरे ईयर के अंदर, इट इज नॉट टैक्सेबल। बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए। अब आपको किसी ने बोल दिया गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 रुपए इज टैक्सेबल, इससे 2 इंटरप्रिटेशन निकलती हैं, अगर ध्यान से देखो। मान लो मुझे गिफ्ट मिले 70,000 रुपए का गिफ्ट मिला, मुझे 70,000 का गिफ्ट मिला। पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि 70 का 70 टैक्सेबल है बिकॉज इट इज एक्सीडिंग 50। दूसरी इंटरप्रिटेशन है सिर्फ 20,000 टैक्सेबल है। तो ये लैंग्वेज आपने चेक करी, वैसे तो ये सेटल्ड चीज है, सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है सच में डिस्प्यूट है, वैसे सेटल्ड चीज है। मगर मैं कह रहा हूं क्या यहां पे 2 व्यू पॉइंट हो सकते हैं? यस, जब पहली बार ये लॉ आया होगा 2 व्यू पॉइंट हो सकते हैं अगर लैंग्वेज ढंग से क्लियर ना हो। मेरा व्यू पॉइंट है 20,000 टैक्सेबल है क्योंकि मैं एसएससी हूं, मैं खुद टैक्स पेयर हूं। सरकार का, डिपार्टमेंट के ऑफिसर का क्या व्यू पॉइंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो सरकार का को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या बोलेगा? 70 का 70 टैक्सेबल है। मैंने अपनी रिटर्न के अंदर क्या किया, मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जब मुझसे पूछी गई इनकम, मैंने गिफ्ट वाले कॉलम में 20,000 टैक्सेबल लिखा। डिपार्टमेंट ने बाद में जब चेक किया उसने कहा 70,000 टैक्सेबल है। मेरा और उसका कंफ्लिक्ट हुआ, दोनों के पास अपने अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए लॉजिक है। मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपने आर्ग्यूमेंट रखने के लिए, उनके पास भी अपने लोग होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारी लड़ाई चल रही है, ऑफिसर ने क्या किया, मेरे पे 70,000 का टैक्स लगा दिया, क्योंकि ऑफिसर का पावर होती है ऑर्डर पास करने की। ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया कि तुम्हारी इनकम 20,000 नहीं, कितनी होनी चाहिए? 70,000 होनी चाहिए। मैं थक हार के मैंने क्या किया, 70,000 रुपए कर दिए। फिर मैंने कहा चलो 50,000 की है, कौन लड़ाई करे, कौन अपील में जाए। अपील भी बताऊंगा अभी कौन कौन सी अपील होती है। अपील में जाने की जगह अगर मेरे से मैंने 20,000 दिखाया था और असली में उसने 70,000 टैक्सेबल कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा इनकम थी 50,000 की वो मैंने मान ली। और इसके ऊपर 1 मिनट के लिए मैं मान के चलूं रेट, अभी तक मैंने रेट कराया नहीं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 10% रेट मान रहा हूं। असली में 10% रेट नहीं होता, जब तक मैं टैक्स रेट पढ़ाऊंगा नहीं, मुझे कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो मैंने 5,000 रुपए का क्या किया, टैक्स पे कर दिया। फिर एक दिन मैं अपने किसी दोस्त से मिल रहा हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं। फिर एक दिन मैं अपने किसी दोस्त से मिलने गया जो कि मेरा दोस्त रहता है हरियाणा के अंदर। जब मैं हरियाणा के अंदर गया तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा था उस दिन ऑफिस में बैठ के। मैंने कहा बैठे बैठे मैंने कहा यार दिखाइयो एक बार अपनी रिटर्न कैसी है। वो क्यूरियोसिटी होती है ना, अपने से ज्यादा दूसरे के घर में क्या चल रहा है देखने की, वही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा दिखाइयो अपनी रिटर्न, देखूं तो सही मेरे से अमीर है या गरीब है। उसकी रिटर्न में कॉलम देखा मैंने गिफ्ट, उसने गिफ्ट दिखा रखा था
80,000 रुपए। मैंने कहा तेरे को 80,000 का गिफ्ट मिला है? मैंने कहा बढ़िया है यार, मेरे को तो कोई देता ही नहीं 80,000 का गिफ्ट। कहता नहीं 1,30,000 का मिला है। 80 तो मैंने दिखाया है, मेरे को गिफ्ट कितने का मिला है? 1,30,000 का। तो मैंने कहा 80 क्यों दिखाया है, 1,30 दिखा। करेक्ट इंटरप्रिटेशन मैंने भी ऐसे ही किया था। जब मुझे 70,000 का गिफ्ट मिला था मैंने 20 दिखाई थी। पिछले साल मेरे ऑफिसर ने मेरे को टोक दिया था, तो मैं अब 70 दिखा, जितना गिफ्ट आता है उतना दिखाता हूं, तू भी 1,20 दिखा, 1,30 दिखा। उसने कहा नहीं, लास्ट ईयर मैंने जब ऐसे किया था मेरे ऑफिसर ने कहा था 50,000 माइनस करके जो 50,000 से ऊपर है ना सिर्फ वही दिखा। उसका ऑफिसर अलग होगा, मेरा ऑफिसर अलग होगा। क्या सीबीडीटी के अलग अलग ऑफिसर्स होते होंगे? हर ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन डिफाइन होती होगी। तो मेरा जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होता होगा जिसके अंडर मैं आता हूं, और उसका भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा। मेरे वाले जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने इंटरप्रिटेशन क्या ली? उसने कहा अगर तुम 70,000 का गिफ्ट ले रहे हो पूरा 70 टैक्सेबल। उसके ऑफिसर ने इंटरप्रिटेशन क्या ली? अगर 1,30,000 का गिफ्ट ले रहे हो पूरा 1,30 टैक्सेबल नहीं, 1,30 माइनस 50 टैक्सेबल। अब दिक्कत यह है दोनों के दोनों ऑफिसर किसके अंडर आते हैं? सीबीडीटी के। अगर आपको ऐसा सुनने में आए सीबीडीटी का एक ऑफिसर कोई इंटरप्रिटेशन ले रहा है, दूसरा ऑफिसर कोई और इंटरप्रिटेशन ले रहा है, क्या आपका विश्वास उठ जाएगा देश की सरकार से? आप कहोगे ये किसी काम के नहीं है सीबीडीटी वाले। एक बंदा कुछ और बोलता है, एक बंदा कुछ और बोलता है। यही करते हो ना। मान लो आपके घर में एयरटेल वालों की कोई लड़ाई चल रही है एयरटेल के बिल की, एक एग्जीक्यूटिव ने कुछ और बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया। यही बोलते हो ना, तुम्हारा कोई एक एग्जीक्यूटिव तो कुछ बात करता है, दूसरा कोई और बोलता है। अगर सीबीडीटी भी यही करे, कोई एक ऑफिसर दूसरी इंटरप्रिटेशन ले, दूसरी और इंटरप्रिटेशन ले, तो बाहर मार्केट के अंदर बाहर लोगों का विश्वास सीबीडीटी में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा आ जाएगी। मैं पहले अपील में नहीं जाना चाहता था, बट जैसे ही मुझे पता लगा कि हरियाणा वाले ने अलग इंटरप्रिटेशन ली है, मैंने कहा इसका मतलब अपील में लड़ने का स्कोप है, मैं अपील में चला जाऊंगा। इस वजह से हमारे देश में जो पहले इतनी सारी अपील पेंडिंग पड़ी है वो क्या हो जाएंगी? और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके लिए क्या तरीका है आपके हिसाब से? अगर हम इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, क्या तरीका है हमारे पास? क्या करें? सीबीडीटी जो सबके ऊपर बैठा है उसी के आगे नीचे सारे ऑफिसर्स हैं। ये एक तरह से बोलूं ये सारे सीबीडीटी के बच्चे हैं। अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, तो घर वाले क्या करते हैं? बचपन याद करो अपना, तुम अपने भाई बहन के साथ लड़ रहे हो, गली के अंदर लड़ रहे हो, बाहर घर के बाहर लड़ रहे हो, वो चपेट मार के कहते हैं तुम्हें बाहर मत लड़ो, अंदर जाके लड़ो। क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, बाहर मत लड़ो, बाहर लड़ोगे नाक कटवाओगे हमारी मोहल्ले के अंदर, अंदर लड़ना लड़ लो। वो अपने घर की बात हो जाएगी। सिमिलरली सीबीडीटी ने सारे ऑफिसर्स को बोला बाहर मत लड़ाई करो, तुम्हारे चक्कर में मेरी नाक कट रही है, लड़ाई करनी है तो क्या करो? सीबीडीटी के अंदर करो। यानी विद इन सीबीडीटी तुम्हारे जो भी ओपिनियन है मुझे दो, मुझे सीबीडीटी को बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। बेस्ड ऑन दैट ओपिनियन सीबीडीटी अपना ऑफिशियल ओपिनियन बताएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसे बोलते हैं सर्कुलर। थर्ड चीज क्या, सिक्स चीज क्या आती है हमारी? सर्कुलर। सर्कुलर का काम क्या हो गया? आपको एग्जांपल समझ में आ गया। सर्कुलर लॉ बना रहा है या लॉ को क्लैरिफाई कर रहा है? लॉ बना नहीं रहा। सर्कुलर का काम क्या है? लॉ को क्लैरिफाई करना। सर्कुलर इज लाइक ए ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन बाय सीबीडीटी कि हमारी इंटरप्रिटेशन ये है। अच्छा, जैसे ही सर्कुलर आ गया, मान लो 1 मिनट के लिए सर्कुलर के अंदर उन्होंने बोल दिया 1 लाख पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। यानी अगर आपका गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है, फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल एंड नॉट जस्ट द अमाउंट एक्सीडिंग 50,000। अब क्या दिल्ली वाले ऑफिसर और हरियाणा वाले ऑफिसर दोनों को ये इंटरप्रिटेशन माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी? यस, क्योंकि सारे ऑफिसर सीबीडीटी के अंदर आते हैं। तो सीबीडीटी ने अगर कोई सर्कुलर पास किया है, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी ऑफिसर्स, सारे ऑफिसर को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर उल्टा केस, अगर ये सर्कुलर आया, क्या अब भी मेरे पास अपील में जाने का स्कोप है या अब अपील भी बंद हो गई मेरे लिए? मतलब अब मान लो 1,30,000 बोल दिया उसने, बोला अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है पूरा टैक्सेबल होगा, सर्कुलर में बोला ये चीज। तो क्या सर्कुलर अगर मेरे अगेंस्ट आ गया, सर्कुलर में ऐसी इंटरप्रिटेशन आ गई जिससे मैं एग्री नहीं करता, क्या अब भी मैं अपील में जा सकता हूं या अब अपील के दरवाजे बंद हैं क्योंकि सर्कुलर में आ गया? द आंसर इज सर्कुलर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे तो बाइंडिंग होता है, सर्कुलर हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। हम टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? इट इज एन ओपिनियन ऑफ सीबीडीटी। ये लॉ बना थोड़ा रहा है। लॉ बनाने का काम क्या होता है? रूल के अंदर या तो रूल में अमेंडमेंट करके लैंग्वेज को क्लियर कर देते,
लैंग्वेज को क्लियर कैसे करते हैं अभी बताऊंगा आगे जाकर मैं आपको। क्या तो या तो रूल में ही क्लियर कर देते कि हम किस तरह से टैक्सेबल कर रहे हैं। अगर तुमने रूल में अमेंडमेंट कर दी होती फिर तो बात खत्म, मगर तुमने सर्कुलर इशू किया। सर्कुलर इज लाइक अ क्लैरिफिकेशन विच द डिपार्टमेंट गिव्स टू इट्स ऑफिसर्स, दैट इज बाइंडिंग ऑन दी ऑफिसर्स, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन मी। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं जब अपील में जाऊंगा मैं सर्कुलर को ही क्या कर दूंगा, चैलेंज कर दूंगा। मैं कह दूंगा ये सर्कुलर गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है, आई डोंट एग्री विद द इंटरप्रिटेशन। तो याद रखना, सर्कुलर लॉ बनाता नहीं है, सर्कुलर क्या करता है, लॉ को क्लैरिफाई। सर्कुलर बाइंडिंग होता है ऑफिसर्स पे, मगर सर्कुलर हम लोगों पे बाइंडिंग, टैक्स पेयर्स पे बाइंडिंग नहीं होता। अगर टैक्स पेयर को सर्कुलर को चैलेंज करना है तो वो अपील में क्या करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि सर्कुलर से मैं कवर नहीं हो रहा, वो कहेगा ये सर्कुलर ही क्या है, गलत है, ये सर्कुलर ही में क्या दे रखी है, गलत इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अगर अपील वाली जो अथॉरिटी है, कोर्ट को लगता है सर्कुलर गलत है, तो क्या वो सर्कुलर को हटा देगी या नहीं हटा देगी? यस। क्या हमारे कभी सीबीडीटी के, सीबीआईसी के सर्कुलर हटाए गए हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं? लॉन्ग हिस्ट्री है। बहुत सारे ऐसे सर्कुलर हैं पास्ट के अंदर जो आए थे जिन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन दी थी। किसी एक इंसान ने कोर्ट में जाके चैलेंज किया उस सर्कुलर को, और कोर्ट ने क्या बोल दिया, सर्कुलर ही क्या है, नल एंड वॉइड। अच्छा, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जब सर्कुलर हम लोगों पे, टैक्स पेयर्स पे बाइंडिंग ही नहीं है तो सीबीडीटी क्यों टाइम वेस्ट करती रहती है अपना सर्कुलर इशू करके? सीबीडीटी को क्या मिल जाएगा अगर हमारे पे बाइंडिंग ही नहीं है? सीबीडीटी को एक ही काम मिलेगा बस, सर्कुलर का एक पर्पस होता है मेनली, यूनिफॉर्मिटी। सीबीडीटी कहेगी तुम मानो या ना मानो, तुमने चैलेंज करना है, करते रहो, मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं, तुम्हारा राइट है, मैं फिर भी सर्कुलर इशू करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे ऑफिसर्स क्या करें, यूनिफॉर्मिटी, एक ही भाषा बोलें। तो असली में सीबीडीटी जो सर्कुलर लाती है वो किसके लिए लाती है, अपने ऑफिसर्स के लिए लाती है। मगर हम भी उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम देखते हैं यदि वो सर्कुलर मेरे फायदे की बात कर रहा है तो मैं मान लेता हूं, यदि वो सर्कुलर मेरे अगेंस्ट कोई बात कर रहा है और मुझे लगता है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं अपनी इंटरप्रिटेशन को डिफेंड करने के लिए कल को, तो मैं क्या कहूंगा, सर्कुलर के अगेंस्ट भी कई बार चला जाता हूं। मगर याद रखना, हमारे एग्जाम में जो भी सीबीआईसी सर्कुलर ने या सीबीडीटी सर्कुलर ने बोल दिया वो हमारे लिए सत्य है। हम लड़ने नहीं बैठे, हम कौन है, हम तो स्टूडेंट लोग हैं, हमने पेपर देना है, पेपर पास करना है। तो अगर कहीं पर कुछ सर्कुलर आईसीआई ने हमारे सिलेबस में डाल रखे हैं, इसके अंदर कम मिलेंगे आपको इनकम टैक्स में, जीएसटी में काफी सर्कुलर मिलेंगे, इनकम टैक्स में काफी कम सर्कुलर आईसीआई ने आप पे एप्लीकेबल कर रखे हैं। अगर कोई सर्कुलर्स हमारे ऊपर आते हैं, उस सर्कुलर से हम एग्री करें या ना करें, वी हैव टू फॉलो इट फॉर द पर्पस ऑफ आवर एग्जाम। जिन बच्चों ने जीएसटी पढ़ा, मैंने वहां पर कुछ सर्कुलर पढ़ाए थे जहां पर मैंने उनको लॉजिक के साथ समझाया था, दिस सर्कुलर सीम्स टू बी इनकरेक्ट, मगर लास्ट साथ में यह भी बताया था कि ऑल्दो दिस सीम्स टू बी इनकरेक्ट, बट हमें एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक कोई इंसान उस सर्कुलर की लड़ाई लड़कर उसको कोर्ट से नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कराएगा, तब तक आईसीआई के सिलेबस में वो सर्कुलर चलता रहेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे 6 सोर्सेज ऑफ लॉ हो गए, एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं फिर बुक में देखेंगे। बताओ कौन कौन से? सबसे पहले कौन आ गया, सबसे पहले पार्लियामेंट से भी ऊपर कौन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो हर लॉ की फाउंडेशन स्टोन है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। 2 आर्टिकल पढ़े, कौन कौन से आर्टिकल, बोलना पड़ेगा, देखो अगर बोलना नहीं था फिर तो लाइव क्लास में चले जाते, बोलने आए हो तभी तो फेस टू फेस में आए हो। आर्टिकल पहले कौन सा है, आर्टिकल 265, क्या बोला उसने, नो लॉ कैन बी मेड, नो टैक्स कैन बी लेविड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर अगला सवाल आया, लॉ कौन बनाएगा, इसके लिए किस आर्टिकल के पास गए, आर्टिकल 246। उसने कहा 3 तरह की लिस्ट बना रहा हूं, कौन से शेड्यूल में बना रहा हूं, 7th शेड्यूल में। 3 लिस्ट कौन कौन सी है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंकरेंट गई साइड में, स्टेट और यूनियन है। अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो कौन सी एंट्री पढ़ेंगे, एंट्री 82, वो पावर देती है टैक्स ऑन एनी इनकम बट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इस पावर को यूज किया हमने, अगली चीज बनाई, क्या बनाई, इनकम टैक्स एक्ट बनाया। इनकम टैक्स एक्ट किसने पास किया, पार्लियामेंट ने। हर साल उसको अमेंड किया जा सकता है, किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू। मगर कैसे करती है, फाइनेंस एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2021 तक की अमेंडमेंट्स। 22 अभी आया ही नहीं है, आएगा भी तो हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट दूसरा तरीका क्या है अमेंड करने का, टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कभी कभार आते हैं अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट करनी है जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये दोनों कौन पास करेगा, पार्लियामेंट ही पास करेगी। अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स के सेक्शंस को अमेंड करना, फाइनेंस एक्ट का दूसरा काम क्या है,
फाइनेंस एक्ट का एक काम हो गया इनकम टैक्स को अमेंड करना, दूसरा काम क्या था, रेट बताना। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो स्पेशल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम पे रेट भी कौन बताएगा, फाइनेंस एक्ट बताएगा। फिर इसके बाद अगला सोर्स क्या, दो सोर्स तो ही हो गए। अगला सोर्स आया इनकम टैक्स रूल्स। एक्ट और रूल्स में फर्क क्या है, एक्ट किसने बनाया, पार्लियामेंट ने, रूल्स किसने बनाए, गवर्नमेंट ने। रूल्स और एक्ट में लड़ाई हुई, कौन जीतेगा, एक्ट। रूल्स नहीं जीतेंगे बिकॉज रूल्स आर अ फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेट पावर ने एक्ट ने करी है तो एक्ट जीतेगा, रूल कभी भी नहीं जीतेगा। रूल्स कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर ऑफ द एक्ट। रूल्स बनाने के लिए सरकार क्या लाती है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इज एनी रिटन फॉर्म ऑफ पावर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट। रूल बनाने के लिए, रूल अमेंड करने के लिए क्या आती है, नोटिफिकेशन। इसके बाद हमने किया सर्कुलर। सर्कुलर कौन इश्यू करता है, सीबीडीटी। इट इज नॉट टू मेक लॉ, इट इज टू क्लैरिफाई लॉ। सीबीडीटी का मेन पर्पस होता है यूनिफॉर्मिटी एंश्योर करना, ताकि उसके सारे ऑफिसर्स एक ही इंटरप्रिटेशन ले, मगर हम चाहें तो उस क्लैरिफिकेशन से डिफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी सोर्स है, मगर उसको पढ़ने से पहले एक बार बुक में देखते हैं, जल्दी से आ जाओ, नोट्स में देखो। सबसे पहले पेज नंबर कौन सा है ये, पेज नंबर 2, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। 12:41 हुए हैं, मेरी क्लास कितनी शुरू हुई थी, 12:20, यानी 1 घंटा 20 मिनट की। चलो 10-15 मिनट की क्लास लेके फिर ब्रेक देंगे आपको, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया के ऊपर अप्लाई होती हैं। अच्छा, ये पूरे इंडिया पे अप्लाई हो रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नहीं हो रहा। कारण क्या है, क्योंकि ये किसने पास किया है, पार्लियामेंट। एनी एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। एनी एक्ट मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाइज ओनली टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्योंकि ये पार्लियामेंट ने बनाया है तो ये पूरे देश पे अप्लाई होगा। अच्छा, पुराने जमाने में 1 जुलाई 2017 से पहले जो सेल्स टैक्स लगता था, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जीएसटी में बताऊंगा, वैसे तो सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो आपने सिर्फ गेस करना है, पुराने जमाने में जो वैट होता था, जो सेल्स टैक्स होता था, उसका हमारा पूरे देश में एक ही एक्ट होता होगा या अलग अलग एक्ट होते होंगे, अलग अलग। कोई भी टैक्सेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर में दे रखी है, उसके अलग अलग एक्ट होंगे। इनकम टैक्स क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन में आता है, वो पूरे देश में एक ही होगा। यानी आप दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे हो तो इनकम टैक्स वही है। इस समय मान लो लाइव बैच में कोई बच्चा मुंबई में हमें देख रहा है, तो वहां पर भी कौन सा एक्ट होगा, सेम। अगर कोई वेस्ट बंगाल में देख रहा है, वहां पर भी क्या होगा, सेम, बिकॉज दिस लॉ हैज बीन मेड बाय द पार्लियामेंट। अगला सवाल है होल ऑफ इंडिया। एक जमाने में ना यहां पर एक लाइन लिखी होती थी, एक्सेप्ट जेएनके या इंक्लूडिंग जेएनके। कुछ एक्ट में लिखा होता था एक्सेप्ट जेएनके, कुछ में क्या लिखा होता था, इंक्लूडिंग जेएनके। ये इंक्लूडिंग जेएनके अलग से क्यों लिखना पड़ता था, पता होगा इतना तो आपको। हमारे देश में एक आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 कहता था पार्लियामेंट द्वारा, इंडिया की पार्लियामेंट द्वारा बनाया कोई भी एक्ट जेएनके स्टेट पे तभी लगेगा अगर जेएनके की स्टेट लेजिस्लेचर उसे क्या कर देगी, अप्रूव। तो मैंने जो प्रोसीजर बताया, लोकसभा से पास कराओ, राज्यसभा से पास कराओ, प्रेसिडेंट से साइन करवाओ, उसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया वहां पर, क्या करो, जेएनके की लेजिस्लेचर से पास कराओ। अब जेएनके की लेजिस्लेचर कुछ एक्ट, इनफैक्ट आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट्स, एटलीस्ट फाइनेंशियल नेचर के सारे एक्ट क्या करती थी, नोटिफाई कर देती थी। यानी जब आर्टिकल 370 था तब भी क्या इनकम टैक्स एक्ट जेएनके पे अप्लाई होता था, यस। आर्टिकल 370 हट गया, अभी भी जेएनके पे अप्लाई हो रहा है, यस। अब तो पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो कोई परिवर्तन नहीं आया आर्टिकल 370 का जाने से हमारे इनकम टैक्स पे। अर्लियर ऑल्सो इट वॉज अप्लाइंग टू जेएनके, नाउ ऑल्सो इट इज अप्लाइंग टू जेएनके। बस पहले हम लिख देते थे इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके। अच्छा, ये एक्ट कहां पर अप्लाई होगा, ये एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखा होता है, सेक्शन 1 में। हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है, दिस एक्ट अप्लाइज टू डैश। जो स्टेट एक्ट होते होंगे वो बोलते होंगे दिस एक्ट अप्लाइज टू स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ यूपी। और जो सेंट्रल पार्लियामेंट के एक्ट होते होंगे वो क्या कहते थे, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पहले स्पेसिफाई करते थे इंक्लूडिंग जेएनके वगैरह, अब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। बना 1961 में था, बट फोर्स में 1962 वाले दिन आया था। अच्छा, एक चीज और बात करनी भूल गया, इंडिया का क्या मतलब है। हमने ये तो पढ़ लिया होल ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया। इंडिया का क्या मतलब। अब आप कहोगे सर अजीब अजीब बातें कर रहे हो, इंडिया का मतलब नहीं पता। इंडिया का मतलब कहीं ना कहीं डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। तो इंडिया की डेफिनेशन भी हमारी दे रखी है, इनकम टैक्स में भी इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है, जीएसटी में भी इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है। हमें दोनों चीजें पढ़नी है, दोनों जगह पढ़ेंगे। वैसे मैं इंडिया की डेफिनेशन को डिटेल में जीएसटी लॉ में एनालाइज कराता हूं, क्योंकि जीएसटी में इंडिया की डेफिनेशन की ज्यादा रेलेवेंस है। यहां पर मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, जिन्होंने जीएसटी पढ़ रखा है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा सिर्फ एक इंडिया की डेफिनेशन का आइडिया दे रहा हूं।
डिटेल डिस्कशन आपको सारी बुक वगैरह में जो मिलेगी वो जीएसटी बुक में मिलेगी, मगर याद रखना इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में इंडिया की डेफिनेशन क्या है, सेम है। अच्छा, इंडिया की डेफिनेशन हमने कहां से बोरो की है, कोई भी एक्ट है वो कहता है इंडिया मींस इंडिया डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इंडिया डिफाइंड है। हमने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेफिनेशन दी हमने इंडिया की, वही डेफिनेशन क्या करेगी, प्रिवेल करेगी। अब यहां पर ना एक चीज आती है, इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको पता हो हमारे देश में जो जेएनके है, हमने उसको आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें जो बचपन से मैप सिखाया जाता है हम वो याद रखते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरा जो मैप है जेएनके का वो अपना आप मानता है। मगर प्रैक्टिकली आपको पता होगा क्या वो सारा जेएनके हमारे पास है या नहीं है? 30% जेएनके जो हम अपने मैप में देखते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। हिस्टोरिकल रीजन यूट्यूब पे देख लेना, 1947 का हिस्टोरिकल रीजन है। तो उस समय 30% ऑफ कश्मीर विच वी सीन आवर मैप्स राइट नाउ, जो बचपन से मैप सिखाया जाता है, जो आर्टिकल 1 के अंदर नोटिफाइड है, वो हमारे अंडर नहीं है, वो किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 10% कश्मीर का हिस्सा चाइना के पास है, एहसान चिन या कुछ इस तरह से बोलते हैं उस वाली जगह को, वो हम अपने मैप में दिखाते हैं, बट प्रैक्टिकली उस पे हमारी वो नहीं है, वो किसके अंदर आ रहा है, चाइना के अंदर। तो ले देकर जो हम मैप में देखते हैं उसका 60% हिस्सा इंडिया के पास आता है, जो असली में इंडिया वाला जेएनके है। मगर ध्यान दो, जब हमने बोला इंडिया इंक्लूड्स इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या पीओके को भी, पीओके के ऊपर भी हमने इनकम टैक्स अप्लाई कर दिया या नहीं कर दिया? थ्योरेटिकली स्पीकिंग कर दिया। जो चाइना ने कश्मीर को कंट्रोल कर रखा है जितना हिस्सा, क्या उस पर भी कर दिया? नहीं कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 1 के अंदर वो हिस्सा इंडिया का पार्ट माना गया है, और इंडिया का पार्ट माना गया है और तो हमने उस पर अप्लाई कर दिया। वो अलग बात है, उसको एनफोर्स प्रैक्टिकली नहीं किया जा पाता। प्रैक्टिकली दैट इज नॉट एनफोर्स्ड, दैट इज डिफरेंट। मगर इंडिया का मतलब मैं जैसे आपको बताना चाहता हूं, इंडिया मींस इंडिया डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला सवाल, ठीक है सर, इंडिया का एक डेफिनेशन होती होगी आर्टिकल 1 में, मगर मैं बात करूं ये इंडिया का स्ट्रक्चर है हमारा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है, नीचे वाला आसान है, मैंने नीचे वाला बना दिया। सिर्फ इंडिया के तीनों तरफ, चारों तरफ तो नहीं, 3 तरफ क्या है, पानी है। जरा यहां पे बताओ, यहां पे कौन सा पानी है? बे ऑफ बंगाल, मतलब याद है ज्योग्राफी तुम्हें। नीचे कौन सा है? इंडियन ओशन, और लेफ्ट साइड में अरेबियन सी। ठीक है जी, इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है, 3 अलग अलग तरह के ओशन हमें घेर के रखते हैं। क्या ये पानी इंडिया का है? क्या ये पानी इंडिया का है? अब ये पानी किसका है फिर? इंडिया का नहीं है, तो नाम तो हमने इंडियन ओशन रख दिया। दुनिया में 7 ओशन है, एक इंडिया के नाम से इंडियन ओशन। 7 ही है, 5 है? 7 कॉन्टिनेंट है, ओशन 5 होते हैं शायद, है ना? हाँ, तो 5 ओशन है, 5 में से एक ओशन हमारे नाम पर है। डज दैट मीन पूरा इंडियन ओशन हमारा है? द आंसर इज नो, वो सिर्फ नाम इंडियन ओशन रख रखा है, मगर असली में वो ओशन हमारा नहीं है। तो हाउ इज ओशंस एंड वाटर डिवाइडेड बिटवीन कंट्रीज? इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ लगते हैं, और इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं हर कंट्री अपने लैंड मास से 12 नॉटिकल माइल। अभी नॉटिकल माइल क्या होता है? जैसे आप लैंड के ऊपर डिस्टेंस किलोमीटर और माइल्स में नापते हो, वाटर के अंदर डिस्टेंस कैसे नापा जाता है? नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल रफली 1.7 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो 12 नॉटिकल माइल तक का जो पानी है ना, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसे बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर्स। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? इंटरनेशनल लॉ बोलता है टेरिटोरियल वाटर्स उसी कंट्री के हैं जिसके 12 नॉटिकल माइल्स के आसपास है वो। सो इंडिया के 12 नॉटिकल माइल के आसपास जो भी पानी है वो किसका टेरिटोरियल वाटर है? इंडिया के। इसके ऊपर इंडिया की कंप्लीट सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी समझते हो? सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। क्यों बोलते हैं हम? सॉवरेनिटी का मतलब होता है हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई और कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती। वी आर अ सॉवरेन कंट्री। तो दैट मींस जो पानी है उस पानी के ऊपर कौन सा लॉ लगाना है, दैट लॉ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इंडिया। जैसे इंडिया की लैंड मास के ऊपर इंडिया का राइट है, इंडिया की पार्लियामेंट, इंडिया की स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर पे भी लॉ बनाने की कंप्लीट पावर किसकी है? इंडिया की है। आपने कई बार सुना होगा इंडिया के कुछ फिशरमैन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, पाकिस्तान के कुछ फिशरमैन को इंडिया ने पकड़ लिया। सेम गोज विद इंडिया इन श्रीलंका, श्रीलंका के कुछ फिशरमैन को इंडिया ने पकड़ लिया, एंड वाइस वर्सा। ऐसा क्यों होता है? कई बार फिशिंग करते करते
वो रियलाइज नहीं करते, पाकिस्तान के कुछ फिशरमैन इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में घुस जाते हैं, क्योंकि डिमार्केटेड तो नहीं है, जैसे हमारे यहां लैंड पे फेंसिंग लगी होती है, पानी में तो फेंसिंग लगा नहीं सकते कि टेरिटोरियल वाटर शुरू हो रहा है, तो वो गलती से क्रॉस कराते हैं। तो इंडिया की नेवी, बिकॉज आप इंडिया की टेरिटरी में बिना परमिशन के आ रहे हो, उन्हें अरेस्ट कर लेती है। दिस इज जस्ट लाइक बिना वीजा के कोई इंडिया के एयरपोर्ट पे आ गया तो इंडिया क्या करेगी, उसे अरेस्ट कर लेगी। सेम गोज विद हेयर, अगर आप बिना परमिशन के, बिना वीजा के इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में आ जाए तो इंडिया क्या कर लेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी, बिकॉज इंडिया की अपने टेरिटोरियल वाटर पे क्या है, कंप्लीट सॉवरेनिटी है। अच्छा, इसके बाद वाला पानी क्या होता है, इसके बाद वाला पानी 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव की स्पेलिंग गलत, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका नाम होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या है, नाम से पता लग रहा है, इस पे इंडिया की कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं है, इसमें इंडिया कोई ऐसा नहीं कह सकता यहां से शिप नहीं गुजरेगी, शिप किसी भी कंट्री की गुजर सकती है, हमारी सॉवरेनिटी नहीं है, मगर यहां पर जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो किसके पास हैं, इंडिया के पास। नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक राइट्स इन वाटर, पानी के अंदर कौन से इकोनॉमिक राइट्स होते हैं भाई, पानी के नीचे आपको पता होगा नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह निकलती है। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर जो भी नेचुरल गैस आ रही है उसकी मेजर प्रोडक्शन निकल के आती है गुजरात के पास, एक बेसिन है जिसे बोलते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसके अंदर ओएनजीसी और रिलायंस क्या करती है, गैस निकालती है, वहां से हमारे यहां पर मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया की गैस रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। तो पानी के नीचे गैस निकालने की परमिशन होनी चाहिए। अगर कोई गैस रिजर्व 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में आया, यानी इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आया, तो उसकी गैस निकालने की परमिशन किसके पास है, इंडिया के पास। हम बाकी कंट्रीज को इकोनॉमिक राइट्स लेने से मना कर सकते हैं, मगर बाकी कंट्रीज की शिप्स को, उनकी सबमरीन्स को यहां रुकने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं है। अब ये सारी कहानी सुनाने का कारण क्या था, इंडिया की डेफिनेशन में हमने जब इंडिया बोला तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या टेरिटोरियल वाटर इंडिया ही होगा या नहीं होगा, यस। टेरिटोरियल वाटर को ना अलग से लिखा ना भी हो, जहां जहां इंडिया लिखा है इट इज इंप्लाइड टेरिटोरियल वाटर क्या होंगे, इंडिया ही होंगे, मगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इंडिया बोलने के लिए स्पेसिफिकली डेफिनेशन में लिखना पड़ता है। और इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में जो इंडिया की डेफिनेशन है, वहां पर इंडिया की डेफिनेशन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इंक्लूड किया हुआ है। So India includes territorial water. India also includes exclusive economic zone. वहां पर अगर किसी की इनकम आई, क्या उस पर इनकम टैक्स एक्ट लगाया जा सकता है? द आंसर इज यस। अच्छा, इंडिया की जमीन कवर कर ली, इंडिया का पानी डिफाइन कर दिया मैंने। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो पानी होता है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर। वहां पर हम अपना लॉ नहीं लगा सकते, वहां पर इंटरनेशनल ट्रीटीज लगेंगी, वो लगेगा। अच्छा, लैंड कवर कर ली, पानी कवर कर लिया, हवा, इंडिया के लैंड मास और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर के ऊपर जो हवा है, वो हवा भी किसकी है, एयर स्पेस किसका है, वो इंडिया का। आपने देखा होगा कभी हम किसी कंट्री का हमारे अच्छे रिलेशन नहीं होते तो हम क्या करते हैं, अपने एयर स्पेस को उस कंट्री के लिए बंद कर देते हैं। अभी पीछे लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी थी, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दिया था, जिस वजह से अगर कोई इंडिया से दुबई या इंडिया से यूरोप फ्लाइट जा रही होती थी तो उसको घूम के जाना पड़ता था। पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद क्यों कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस पे सॉवरेनिटी किसकी है, पाकिस्तान। सिमिलरली इंडिया के एयर स्पेस पे सॉवरेनिटी किसकी है, इंडिया। तो इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स इंडिया का एयर स्पेस। इंडिया के एयर स्पेस के अंदर जो इनकम जनरेट होगी वो भी इनडायरेक्टली किसके अंदर आएगी, इंडिया। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन मैंने बता दी इंडिया की आपको, तो याद रखना है। इंडिया मींस आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया है, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इंडिया का एयर स्पेस। तो यहां पर एक बार लिख लो, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अरे ये क्या हुआ, क्लास बीच में हल्की सी बंद हुई थी, मेरे हिसाब से फिर से स्टार्ट हो गई। ठीक आ रही है ना, फिर से वीडियो आ रही है ना। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव जोन एंड एयर स्पेस above Indian land mass
अरे यार ये कट रहा है थोड़ा सा ना। इंडियन लैंड मास एंड टेरिटोरियल वाटर्स। इंडिया के अंदर क्या क्या आ गया? इंडिया के अंदर इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स आ गए। टेरिटोरियल की स्पेलिंग देख लेना, आपकी थोड़ी सी कट रही होगी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया। एयर स्पेस जो इंडिया के ऊपर है और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर है, वो एयर स्पेस भी इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है जी, अभी खत्म नहीं हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं। 12:55 हुए हैं, वही 15 मिनट की ब्रेक, 1:10 पे वापस आएंगे। ठीक है, आपकी क्लास आज 2:15 बजे लूंगा, क्योंकि 11:15 शुरू होती है, तो 2:15 तक क्लास होगी। फिर उसके बाद 15-20 मिनट की ब्रेक लेने के बाद फिर आपकी लॉ की क्लास स्टार्ट होया करेगी। ठीक है।